साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन की इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी जो ये वर्डिंग है लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ये शब्द मैं क्यों बोलता हूँ, इसकी भी इंपॉर्टेंस आपको आने वाले समय में पता चलने वाली है। बाकी आज अपन जो है डिस्कस करने के लिए जुड़े हैं आपके आनुवांशिकी का टॉपिक, जेनेटिक्स का जो टॉपिक है, आनुवांशिकी से संबंधित जो शब्दावली है आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है और ये अपन जो है एनसीईआरटी के ऊपर आधारित पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 3 है, उस चैप्टर 3 को मैंने भी अच्छे से पढ़ा है, मेरी टीम ने भी अच्छे से पढ़ा है और आपके अधीनस्थ बोर्ड जो सवाल आपसे पूछ रहा है उस पैटर्न के ऊपर आधारित मैं आपके सारे के सारे सवाल इस शब्दावली से लेके आया हूं। और जिन साथियों ने इसके 3 एपिसोड नहीं देखे, क्योंकि ये आज चौथा एपिसोड है अपना, है ना, इससे पहले के 3 एपिसोड अपने YouTube चैनल पे आ चुके हैं, क्वालिटी एजुकेशन के चैनल पे। आपके जो सामान्य विज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है उसमें पहला टॉपिक था आपके भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट कर लिया अपन ने, धातु धातु भी कंप्लीट कर लिया और प्रकाश का परावर्तन भी कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपना चौथा टॉपिक है आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, यानी कि जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित आपकी जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। और ये टर्मिनोलॉजी भी आप लोग पढ़ने वाले हो मेरे साथ में, जो आपके चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का। ये पहली बात तो देखो, ये एनसीईआरटी वो वाली एनसीईआरटी में आपको मिलेगा ही नहीं जो अभी वर्तमान में चल रही है ना आपके, ये वाला चैप्टर पुरानी वाली एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। और ये कंटेंट आसानी से मिलता भी नहीं है, बोर्ड ने आपके सामने टॉपिक का नाम एज इट इज चैप्टर से उठा करके चेपा है। ये जो आनुवांशिकी का चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर एक साथियों 3.3 नाम पे टॉपिक है आनुवांशिक शब्दावली, जिसमें लिखा हुआ है जनरल टर्मिनोलॉजी। इसको मैं अगर बड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये देख पा रहे होंगे आप, आनुवांशिक शब्दावली जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। और ये जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी एज इट इज आपके सिलेबस में छाप दिया इन्होंने। ये देखो, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है आपकी, इसके बारे में आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। और इस चैप्टर के अंदर लगभग 20 टर्मिनोलॉजी आप देख पा रहे होंगे, टोटल 20 टर्मिनोलॉजी आपको दी हुई है। ये 20 जो शब्द हैं, इन 20 के 20 शब्दों को अच्छे तरीके से मैं आपको इलेबरेट करके बताने वाला हूं और उसके बाद में जो है अपन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके सामने, यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों से भी चर्चा करेंगे कि बोर्ड आपसे कैसे सवाल पूछ सकता है। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं आपकी जो ये आनुवांशिक शब्दावली है इसके बारे में। तो देखो, ये चीज डिस्कस करने से पहले आपको ये तो पता चल ही गया है कि क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, जो साथी इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं वो एक बार जाकर के क्वालिटी एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इससे पहले जो 3 क्लासेस आई है उनके नीचे विद्यार्थियों के काफी कमेंट है कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली। तो मेरे भाई, जब तक आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करोगे आपको पीडीएफ मिलेगी कैसे? उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, या तो लिख देना सीधा सीधा क्वालिटी एजुकेशन आरएस जाकर के टेलीग्राम में, स्वामी विवेकानंद जी की फोटो आ जाएगी। और इस चैनल के ऊपर आपको इससे पहले जो 3 क्लासेस हो रखी है उनकी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है। परावर्तन वाले टॉपिक की पीडीएफ अभी आपको नाइट में ही, आज ही नाइट के अंदर मिल जाएगी, जब ये वीडियो आपके सामने अपलोड हो रहा है तभी। और बाकी इस टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब अपन डिस्कस करते हैं अपनी आनुवांशिकी के बारे में और उसके बाद में जानेंगे कि आनुवांशिक शब्दावली क्या है। जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन मेंडल ने साथियों मटर का पौधा लिया, उद्यान मटर का पौधा, और उस मटर के पौधे के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, है ना, कि मटर का पौधा जैसे लंबा और बोना गुणधर्म उसका ले लिया, मटर के पौधे का बीज गोलाकार होता है या जुड़ीदार होता है, इन गुणधर्मों को लेकर के आपस में उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया और नई संतति क्रिएट करी, यानी कि नई किस्में उन्होंने बनाई और देखा कि किस तरीके से जो है गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं। तो अपन वो जो आनुवांशिक शब्दावली है मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर आपके एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे संबंधित सारी की सारी आनुवांशिक शब्दावली डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार आप ये जान लो कि आनुवांशिकी होती क्या है। आपकी एनसीईआरटी किताब की डेफिनेशन क्या कहती है? जीव विज्ञान की वे शाखा जिसमें सजीवों, देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सजीवों, सजीव यानी कि पृथ्वी पर मौजूद वे प्रत्येक जीव जो श्वास ले सकता है, उसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, आपके जंतु जानवर भी आ जाते हैं और इंसान भी आ जाते हैं, उन सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता। लक्षणों की आनुवांशिकता से मतलब है कि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उस चीज को आनुवांशिकता बोलते हैं। और आनुवांशिकी क्या होती है? उस आनुवांशिकता और उन विभिन्नताओं का जो अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की जिस शाखा में आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है या आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसी को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स बोला जाता है।
अब ये जेनेटिक्स आसान भाषा में आपको समझाऊं, एक तरीके से आप ये समझो, आपने अपने गांव में आस पड़ोस में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार ये लड़का इसके पापा पे गया है, इसके पापा लंबे तो ये भी लंबा हुआ है। अब उसके लंबा होने का गुण उसके पापा से उसमें ट्रांसफर हुआ है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ है। तो ये जो लक्षण है ना, ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं उसके ऊपर कंप्लीट जो है पौधों के ऊपर जो रिसर्च आपके मेंडल साहब ने करी, और बाकी इंसानों के ऊपर भी इसके बारे में रिसर्च हो रखी है, जिसमें अपने गुणसूत्र वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो आनुवांशिकी होती है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना, वंशागति जो होती है, उस वंशागति का अध्ययन करना या उस आनुवांशिकता का अध्ययन करना ही आनुवांशिकी कहलाता है। और आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने किया था। एनसीईआरटी से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बेटसन है, बेटसन का नाम ध्यान रखना। आनुवांशिकी का जनक अगर आपसे पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, लेकिन आनुवांशिकी जो शब्द है, ये शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? ये शब्द दिया था आपके किसने? बेटसन ने 1905 के अंदर। ये बात आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। तो ये वाली स्लाइड आप लोगों के सामने, क्लास को रोक करके पढ़ लेना, या फिर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, इसको कंप्लीट पढ़ लेना। मैं आगे आपको डिस्कस कर लेता हूं आपकी जो आनुवांशिक शब्दावली है इसके बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर यही मेंशन है। डिटेल में भी इसके बारे में अपन आगे आने वाले टाइम में, कंप्लीट जो साइंस है मैं वैसे ही आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। तो आने वाले टाइम में सारी की सारी विज्ञान, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल से लेकर के आरएस तक, या फिर यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हो, कंप्लीट साइंस में आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। बट अभी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप जान लो। आनुवांशिक शब्दावली है मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को, यानी कि जो वंशागति होती है या आनुवांशिकता होती है, उसके नियमों को समझने के लिए निम्न तकनीकी शब्दों को समझना आवश्यक है। यानी कि आनुवांशिकी क्या चीज होती है, या मेंडल ने जो आपके प्रयोग करे थे, उन प्रयोगों को समझने के लिए आपको पहले ये 20 के 20 वर्ड जो है ये समझ लेना है। ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये शब्दावली है, इसको समझ लेना। देखो पहला शब्द है आप लोगों के सामने जीन। जीन क्या होते हैं, एक बार अपन ऐसा करेंगे, मैं आपको एक बार इसमें जो किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है, ये किताब की डेफिनेशन आपको समझा दूंगा, और ये डेफिनेशन समझाने के बाद में कंप्लीट मैं आपको आसान भाषा के अंदर चीजें और समझा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका जो जीन है, ये जीन है आपका पहला आनुवांशिक शब्द। देखो क्या कह रहा है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने का काम करता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे आपकी लंबाई ज्यादा होगी, आप हाइट आपकी अच्छी होगी, आप छोटे रह जाओगे, है ना। आपकी नाक लंबी होगी या छोटी रह जाएगी, आपके हाथ में 6 उंगलियां होगी या 5 उंगलियां ही होगी, कई बार विकार क्रिएट होने की वजह से 6 उंगलियां हो जाती है ना। या फिर आपका शरीर बलिष्ठ और हष्ट पुष्ट होगा, या फिर आप पतले रह जाओगे। ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? जो आपके माता पिता से लक्षण आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। और ये यही बात कह रहा है कि वह कारक, ऐसा कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसको जीन कहते हैं। और आनुवांशिकी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवांशिकी का जो है जनक कौन है, तो जनक तो आपको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल है। और ये जो जीन शब्द है, इस जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? तो वो आपके करा था जॉनसन ने। ये जॉनसन जो है, इन्होंने सर्वप्रथम जीन शब्द दिया था, और मेंडल द्वारा इस कारक का उपयोग किया गया। यानी कि जीन होता क्या है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, जो लक्षण होता है ना साथियों, अपने अंदर किसी भी प्रकार का एक लक्षण होगा, उस पर्टिकुलर एक लक्षण को ये एक जीन वहन करेगा। यानी कि एक लक्षण अपने अंदर जा रहा है, मतलब लंबा होना या छोटा होना, ये एक प्रकार का एक लक्षण हो गया, और ये लक्षण डिपेंड किस पे कर रहा है? एक जीन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ऐसा कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करेगा। आपकी हाइट ज्यादा होगी, कम होगी, आप काले होगे या गोरे होगे, है ना, या फिर आप इंटेलिजेंट होगे या मंद बुद्धि रह जाओगे, ये सारी की सारी चीजें आपके माता पिता से आपको मिलती है। और वो किसके थ्रू मिलती है? जीन के थ्रू मिलती है, क्योंकि जीन ही क्या करते हैं? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित करते हैं। तो ये जीन शब्द होता है आपका। और ये जो जीन है, इसको पहले तो मेंडल ने तो बोला है क्या? कारक बोला है कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। और मेंडल द्वारा उपयोग किए गए कारक, यानी मेंडल ने जो ये कारक यूज करा था उसको जॉनसन ने जीन नाम दिया है। तो ये ध्यान रखना, जीन शब्द मेंडल ने नहीं दिया है। जीन शब्द की अगर आपको बात करें कि जीन शब्द किसने दिया है, क्योंकि ये आनुवांशिक शब्दावली से संबंधित है, जीन शब्द जो है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके वैज्ञानिक है जोहानसन। इन जोहानसन ने जो है जीन शब्द दिया है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों बहुत ज्यादा आपके लिए। जोहानसन ने जीन शब्द का इस्तेमाल करा, और इसका जो प्रैक्टिकल तरीके से उपयोग किसने करा, तो वो मेंडल ने करा है।
तो जीन क्या होता है, आई होप आप समझ पाए होंगे, एक ऐसा कारक जो एक लक्षण को अपने साथ नियंत्रित करके चलता है, एक लक्षण को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ता है। जो आपके गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं जीन। आगे में गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए आरएनए क्या होता है, जीन क्या होते हैं, सारी चीजें डिटेल में आगे और भी समझाऊंगा। एक बार ये शब्दावली सारी की सारी देख लो आप। दूसरा शब्द आप लोगों के सामने है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी जो होते हैं साथियों, इनको एलील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलील भी बोला जाता है। एलिल, आप इस तरीके से भी इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख के रख लो। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि एलिल क्या होते हैं, क्योंकि आनुवांशिक शब्दावली के बारे में बोला है तो शब्दावली से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। एलिल क्या होते हैं, एक बार किताब की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। एलील या फिर युग्म विकल्पी क्या होता है, ऊपर हमने जो जीन पढ़ा है, जीन क्या करता है, एक लक्षण को खुद वहन करता है। अब उस एक लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं साथियों। एक लक्षण में भी दो स्वरूप हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि लंबा होना ये एक तरीका एक लक्षण हो गया। अब लंबापन, इसके दो स्वरूप कौन कौन से हो जाएंगे, लंबापन और बोनापन, यानी कि लंबा और बोना दो स्वरूप हो गए। लक्षण तो क्या हो गया कि आपकी हाइट कितनी होगी, हाइट आपका लक्षण हो गया, आपकी ऊंचाई वो लक्षण हो गया। उस लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूप हो गए, एक लंबा और एक बोना। तो ये दो विपर्यासी जो स्वरूप होते हैं ना, इनको बोला जाता है युग्म विकल्पी। देखो ध्यान से, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, यानी कोई सा भी एक लक्षण आपने ले लिया, जैसे आपने मान लो कि आकार का लक्षण ले लिया, तो आकार आपका गोलाकार होगा या जुरीदार होगा। जैसे मटर के पौधे की अपन बात करें तो उसका आकार गोलाकार होगा या जुरीदार होगा, वो उसके दो विपर्यासी स्वरूप हो गए, है ना। लक्षण तो एक हो गया क्या, आकार, अब आकार के दो स्वरूप हो गए। तो ये जो दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं ये हमेशा युग्म के रूप में रहते हैं। नाम से आप समझ पाओगे युग्म विकल्पी। युग्म का मतलब हो गया कि हमेशा ये युग्म के अंदर रहेंगे, साथ रहेंगे, और विकल्पी शब्द का मतलब एक दूसरे के विकल्प होंगे, यानी कि एक लंबा है तो दूसरा छोटा होगा, एक गोलाकार है तो दूसरा जुरीदार होगा। इस प्रकार से ये युग्म विकल्पी होता है। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी जो स्वरूप होते हैं उन स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि लक्षण तो क्या हो गया, पौधे की ऊंचाई हो गई, इसको नियंत्रित करने के लिए जीन के दो युग्म विकल्पी कौन कौन होते हैं, एक तो होता है उसका लंबापन और एक होता है बोनापन। आपने देखा होगा मेंडल ने जो मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, उसमें कैपिटल टी से तो किसको दर्शाया, लंबेपन को दर्शाया, किसको दर्शाया, लंबेपन को दर्शाया, और स्मॉल टी से किसको दर्शाया, बोनापन को दर्शाया। तो ये दो विपर्यासी क्या हो गए, स्वरूप हो गए। और मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग करा था, तो 7 लक्षणों का प्रयोग करा था। और टोटल अगर आपसे ये पूछे कि विपर्यासी स्वरूप कितने थे, तो 14 स्वरूप थे। क्यों, क्योंकि एक लक्षण के अंदर दो स्वरूप थे। जैसे एक लक्षण ऊंचाई का हो गया, उसका लंबापन और बोनापन हो गया। एक लक्षण अगर रंग का हो गया तो एक रंग आपके हरा हो गया, एक रंग पीला हो गया। एक लक्षण अगर आपकी एक तरीके से बात कर लो, आपकी जैसे आकार का हो गया, तो आपके गोल और जुरीदार दो उसके विपर्यासी स्वरूप हो गए। तो विपर्यासी लक्षण कितने लिए थे मेंडल ने, विपर्यासी लक्षण तो 7 लिए थे। यानी कि जीन तो उसने कितने यूज करे थे, 7 यूज करे थे, लेकिन उनके अंदर स्वरूप कितने थे, 14 थे, क्योंकि एक लक्षण के अंदर दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। और इन्हीं दोनों विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कैपिटल टी का युग्म विकल्पी कौन है, आप कहोगे सर कैपिटल टी का युग्म विकल्पी होता है स्मॉल टी। और स्मॉल टी का युग्म विकल्पी कौन होता है, ये होता है कैपिटल टी। कैपिटल टी दर्शाता है लंबेपन को और स्मॉल टी दर्शाता है किसको, बोनेपन को। आई होप ये वाली जो है टर्म आपके क्लियर हो गई होगी। ये भी ध्यान रखना, इस युग्म विकल्पी को साथियों इंग्लिश में एलिल बोला जाता है। एग्जामिनर आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं एलिल के बारे में भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना, युग्म विकल्पी को ही एलिल बोला जाता है। या तो आप एलिलोमॉर्फ कह लो इसको, या फिर एलिल कह लो, दोनों एक ही बात है। अगला देखो, समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब होता है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होते हैं, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, उसे समयुग्मजी कहते हैं। देखो अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया, थोड़ा सा इंटर रिलेट करना पड़ेगा चीजों को साथियों आपको। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया कि जीन क्या होते हैं, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं उनको जीन कहते हैं, और एक लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं उनको क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। और जब ये दोनों के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो जाए, समान हो जाए, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, यानी कि पिछले वाला शब्द इस शब्द में काम आ रहा है। ये जो दो युग्म विकल्पी की बात करी अपन ने, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि दोनों के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो जाए, एक समान हो जाए, उसे समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी यानी कि देखो मैंने आपको बताया था ये वाला कैपिटल टी क्या है, ये लंबेपन का जो है ये युग्म विकल्पी है, और स्मॉल टी ये बोनेपन का युग्म विकल्पी है। अब ये बात कर रहा है कि आप जब युग्म विकल्पी चूज करोगे ना, तो लंबेपन के लिए कैपिटल टी ये यूज कर लोगे, ठीक है। तो एक जो आपके लक्षण हो गया एक तरीके से, या एक युग्म विकल्पी हो गया, उस युग्म विकल्पी के जो दो विकल्प है ना, वो दोनों के दोनों विकल्प क्या हो जाए, समान हो जाए। कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी हो जाए, समान हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी बोलेंगे या फिर होमोजाइगस बोलेंगे। दूसरा है
विषम युग्मजी, विषम युग्मजी के अंदर उल्टा हो जाएगा, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। असमान यानी एक कैपिटल टी ले लिया, एक स्मॉल टी ले लिया, ये असमान हो गए। ठीक है, तो ये दोनों युग्म विकल्पी जब असमान, युग्म विकल्पी क्या होते हैं ये तो आप समझ ही गए। युग्म विकल्पी का मतलब एक लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, उन दोनों विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। अपने आप में ये युग्म विकल्पी है टी, ये किसका युग्म विकल्पी है, स्मॉल टी का, और ये किसका युग्म विकल्पी है, कैपिटल टी का। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कैपिटल टी देकर के कि मेंडल के प्रयोगों में कैपिटल टी का युग्म विकल्पी कौन है, आप लिखोगे स्मॉल टी, और स्मॉल टी का युग्म विकल्पी कौन है, कैपिटल टी है। अब सम युग्म विकल्पी की या सम युग्मजी की बात अगर करेगा तो वो जो युग्म विकल्पी है दोनों के दोनों आपको समान ले लेने हैं, और जब विषम युग्म विकल्पी की बात करेगा, विषम युग्मजी की बात करेगा, हेट्रोजाइगस की बात करेगा, तब आपको एक को बड़ा और एक को छोटा ले लेना, यानी दोनों लक्षणों को क्या ले लेना, आपको दोनों विपर्यासी स्वरूपों को अलग अलग ले लेना। अगला देखो लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या होता है साथियों, इस लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिनोटाइप। आपको जगह बहुत सारी जगह पर या एग्जाम के अंदर सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी आपसे फिनोटाइप पूछ लिया था कि एकल संकर संकरण की F1PD के अंदर फिनोटाइप बताओ, तो ये आपके फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप को ही लक्षण प्रारूप बोला जाता है। लक्षण प्रारूप एक तरीके से क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आसान भाषा में समझाता हूं। किसी सजीव की बाह्य प्रकृति को लक्षण प्रारूप बोला जाता है। बाह्य प्रकृति यानी कि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, वो दिखने में कैसा है। जैसे देखो आप दिखने में लंबे हो या फिर दिखने में छोटे हो, तो दिखने में कैसे दिख रहे हो, अगर लंबे दिख रहे हो तो आपकी बाह्य प्रकृति या फिर आपका फिनोटाइप क्या हो गया, लंबापन हो गया। अगर आप बोने दिख रहे हो तो जो है बाह्य प्रकृति या फिर आपका फिनोटाइप क्या हो गया, वो हो गया आपका बोनापन। ये तो होता है क्या, फिनोटाइप यानी बाहर से कैसे दिख रहे हो। लेकिन बाहर से दिखने के लिए आपके लिए अंदर कौन सा जीन जिम्मेदार है, जो जीन जिम्मेदार होता है उसको बोला जाता है जीनोटाइप। यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों आपस में इंटरलिंक है। एक बार इसको समझो, किसी सजीव की बाह्य प्रकृति यानी कि बाहर से वो कैसा दिख रहा है, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या, उसको लक्षण प्रारूप बोला जाता है। लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी या विषम युग्मजी हो सकते हैं। जैसे देखो लंबा पौधा जो होता है ना साथियों, पौधा लंबा होगा ना, जब पौधे के अंदर कैपिटल टी यूज होता है तब भी वो लंबा होता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तब भी वो लंबा होता है। आप कहोगे गुरुजी फिर बोना कब होता है, बोना पौधा तब होता है जब स्मॉल टी होता है। ये चीज मैं आगे आपको समझाऊंगा। मेंडल ने क्या करा था, मेंडल ने जैसे देखो दो लक्षण लिए, ये कैपिटल टी का और ये स्मॉल टी का। ये तो कौन सा पौधा है, ये लंबा पौधा है, और ये कौन सा पौधा है, बोना पौधा है। यानी कि ये एक इसका क्या ले लिया, विपर्यासी स्वरूप इसने ले लिया। और इन दोनों के बीच में जब संकरण करवाया ना, तो ये जो कैपिटल टी है ना, जैसे देखो शुद्ध रूप से इसने लिया था, तब लंबे पौधे के अंदर तो क्या होता है, कैपिटल टी होता है। बोने पौधे के अंदर स्मॉल टी होता है, जो शुद्ध रूप से लंबा होता है। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो ये वाला कैपिटल टी किससे मिला, इस स्मॉल टी से, तो क्या बन गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। फिर दूसरी बार में ये वाला कैपिटल टी किससे मिला, इस स्मॉल टी से, तब भी क्या बन गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। अब अगले केस के अंदर क्या होगा, अगले केस के अंदर ये वाला कैपिटल टी किससे मिलेगा, इस वाले स्मॉल टी से, तब भी क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगले केस में ये वाला जो कैपिटल टी है ये किससे मिलेगा, इस वाले स्मॉल टी से, तब यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसमें देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो यहां पर एक पौधा तो उसने क्या लिया था, लंबा लिया था, और एक पौधा उसने क्या लिया था, बोना लिया था। इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो इसको चार पौधे प्राप्त हुए, यानी कि चार पॉसिबिलिटी प्राप्त हुई। इन चारों की चारों पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या हुआ साथियों, ये चारों के चारों पौधे कैसे प्राप्त हुए, इसको लंबे ही प्राप्त हुए। चारों के चारों पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे ही प्राप्त हुए। यानी कि पौधा बोना कब होता है, जब उसके अंदर स्मॉल टी आ जाता है। और ये चारों के चारों पौधे लंबे प्राप्त होने के पीछे रीजन क्या था, कि इसमें जो ये वाला लक्षण था ना लंबे होने का, कैपिटल टी, ये लक्षण प्रभावी था। अभी आगे आएगा आपके प्रभावी लक्षण क्या होता है उसके बारे में भी। तो यहां आप समझ पा रहे होंगे लक्षण प्रारूप क्या होता है। लक्षण प्रारूप तो होता है कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है, जैसे बाहर से वो लंबा दिख रहा है तो ये उसका लक्षण प्रारूप हो गया, यानी कि फिनोटाइप हो गया। और उसका जीन प्रारूप क्या होता है, इससे अगला ही आपके सामने है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना को जीन प्रारूप बोला जाता है, यानी कि आनुवंशिकी रचना कैसी है उसकी। अब ये लंबा तो दिख रहा है, ये वाला लंबा दिख रहा है, लेकिन इसकी आनुवंशिकी रचना में एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। यही बात इसने बोली है। देखो शुद्ध या सम युग्मजी लंबा कैपिटल टी होता है, और अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। यानी कि जो आपको लंबा दिख रहा है ना, लंबा दिखने के लिए उसके अंदर फिनोटाइप तो क्या हो गया, कि लंबा दिख रहा है तो फिनोटाइप तो बाहर से लंबा दिख रहा है, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या हो गया, लंबा दिखने के लिए कैपिटल टी भी होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी होता है। ये क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, उसको विषम युग्मजी बोलते हैं। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था
विषम युग्मजी जो होता है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। विषम युग्मजी का मतलब हो गया कि जो युग्म विकल्पी है वो विषम है, समान नहीं है। और सम युग्मजी क्या होते हैं? सम युग्मजी लंबा जब कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी आएगा तो शुद्ध रूप से लंबा हो गया ये। तो जीन प्रारूप मतलब कि उसकी आधारभूत संरचना कैसी है, उसके जीन कैसे है, वो उसका जीन प्रारूप हो जाता है। और बाहर से दिखने में कैसा है, वो उसका लक्षण प्रारूप हो जाता है। यानी कि फिनोटाइप तो बाहर से दिखना होता है केवल, और जीनोटाइप का मतलब हो गया कि उसके बाहर से लंबा दिखने या फिर बोना दिखने के लिए जीन कौन से जिम्मेदार है। भाई कैपिटल टी जीन जिम्मेदार है या स्मॉल टी ही जिम्मेदार है। तो बोना दिखने के लिए तो हमेशा स्मॉल टी जिम्मेदार होगा, लेकिन लंबा दिखने के लिए कैपिटल टी भी जिम्मेदार होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी जिम्मेदार होता है। अगला देखो, प्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। आप कहोगे सर ये F1 पीढ़ी क्या आ गई? F1 पीढ़ी भी आपके टर्मिनोलॉजी के अंदर एक शब्द है। इधर आओ देखो, अब मैंने आपको बताया जैसे मेंडल ने 2 पौधे लिए, एक पौधा लिया कैपिटल टी, ये शुद्ध रूप से लंबा था। क्या था? शुद्ध रूप से लंबा। जैसे जीन प्रारूप के अंदर बता रहा ना, शुद्ध या फिर सम युग्मजी जिसमें कैपिटल टी दोनों टी बड़े हैं, तो ये शुद्ध रूप से लंबा है। और शुद्ध रूप से बोना पौधा कौन सा होता है? शुद्ध रूप से बोना पौधा होता है जिसमें स्मॉल टी होता है। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है साथियों जनन संतति। क्या बोला जाता है? जनक संतति बोला जाता है। जनक इसलिए बोला जाता है कि ये दोनों जनक के रूप में, यानी कि ये दोनों माता पिता है। अगर ये पिता है तो ये माता है, और ये माता है तो ये पिता है। एक दूसरे के जनक होते हैं, मतलब ये इनसे जो आगे प्रोडक्ट बनेंगे ना उसके जनक होते हैं ये दोनों। अब देखो लंबा और बोना के बीच में अब जब ये संकरण करवाएगा ना, तो संकरण करवाने पर यही बात बोल रहा है कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी क्या होती है? जब दो जनक पौधों के अंदर संकरण करवाया जाता है तो जो पीढ़ी प्राप्त होती है उस पीढ़ी को F1 बोला जाता है। जैसे इस कैपिटल टी से और इस स्मॉल टी से क्या प्राप्त होगा? ये कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। मतलब 4 तरीके से प्राप्त होंगे। ये वाला टी एक बार इसके साथ रिएक्शन करेगा, दूसरी बार में ये वाला टी इस स्मॉल वाले के साथ रिएक्शन करेगा, फिर ये वाला स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और फिर ये वाला कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो यहां पर आपको 4 चीजें प्राप्त होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी बार में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरी बार में भी सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथी बार में भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पर जो ये आपको प्राप्त हुई है ना, ये साथियों F1 पीढ़ी है आपकी। ये क्या है? ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी का मतलब हो गया कि संकरण के पश्चात जो पहली बार आपको संतति प्राप्त होती है वो आपकी F1 पीढ़ी कहलाती है। तो प्रभावी लक्षण यानी कि इस F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण कौन सा है? प्रभावी लक्षण यानी कि जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। मैंने आपको क्या बताया? एक लंबा लिया, दूसरा बोना लिया, लेकिन F1 पीढ़ी के अंदर सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। यानी कि F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रभावी रहा? लंबेपन का लक्षण प्रभावी रहा। तो इसको क्या बोल दिया? इसको प्रभावी लक्षण बोल दिया। प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। तो F1 पीढ़ी में कौन अभिव्यक्त कर रहा है अपने आप को? लंबा जो है ये अभिव्यक्त कर पा रहा है। इसका वर्चस्व रह गया यहाँ पे। यानी कि जीनोटाइप के अंदर तो स्मॉल टी भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन दिखने के तौर पे वो पौधा कैसा दिख रहा है? लंबा दिख रहा है। अब ये जो स्मॉल टी है ना, ये आगे जाकर के अगली पीढ़ी में कहीं ना कहीं पर डिफेक्ट क्रिएट कर देगा। यानी कि अगली पीढ़ी में कहीं ना कहीं पर दोनों लंबे लंबे पौधे ले होगा ना, तो भी जो है बोना पौधा क्रिएट हो सकता है। तो वो अगली पीढ़ी के अंदर हो सकता है। बाकी F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अभिव्यक्त करने का मतलब F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए सारे के सारे क्या हुए? लंबे प्राप्त हुए। जबकि मेंडल ने क्या करा था? एक लंबा और एक बोना पौधा लिया था। एक तरीके से ऐसे समझो कि एक पुरुष लंबा है और उसके साथ में महिला जो है उसकी हाइट कम है। अब उन दोनों से समझ लो कि 4 संतानें हुई और वो चारों की चारों संतानें लंबी हो गई, तो वहां पर प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ? लंबेपन का हुआ। तो प्रभावी लक्षण कौन होता है? जो F1 संतति के अंदर या F1 पीढ़ी के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करना मतलब उस पीढ़ी के अंदर वो लक्षण दिखेगा। यानी कि सारे के सारे लंबे लंबे दिख रहे हैं, तो प्रभावी लक्षण वो होता है जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। और अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है? जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो अप्रभावी लक्षण होता है। तो अप्रभावी लक्षण यहाँ पे बोनापन हो गया और प्रभावी लक्षण लंबा हो गया। उसी तरीके से आकार के अंदर होता है, आकार के अंदर गोलाकार होता है, वो प्रभावी लक्षण होता है, और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण होता है। क्यों? क्योंकि F1 पीढ़ी के अंदर गोलाकार जो है ये वाला लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बीज के गोलाकार होने में जो है प्रथम पीढ़ी के अंदर या F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण कौन सा है, या डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि बीज के गोलाकार होने का या बीज का प्रभावी लक्षण कौन सा होता है। तो प्रभावी लक्षण आपको पता होना चाहिए कि F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण होता है, और F1 पीढ़ी में आपके लंबेपन बोनेपन में से लंबा जो होता है ये अपने आप को अभिव्यक्त करता है।
अगला देखो, एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण का मतलब क्या होता है साथियों? एक संकर संकरण का मतलब होता है कि उस पौधे की आप एक ही लक्षण के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे। एक ही लक्षण लिया ना आपने, जैसे लंबापन और बोनापन, यानी कि इसकी ऊंचाई, लक्षण क्या है? ऊंचाई है। इसके दो अलग अलग युग्म विकल्पी है, ये तो कौन सा, बोना होना या लंबा होना। लेकिन लक्षण क्या है? लक्षण है ऊंचाई। दो चीजें हैं, देखो ध्यान से समझना। एक तो है आपका सामने लक्षण, लक्षण तो क्या है? लक्षण तो है ऊंचाई। सात जो विपर्यासी लक्षण लिए थे, अब इस लक्षण के दो पार्ट है। दो जो पार्ट है उनको क्या बोलते हैं अपन? विपर्यासी स्वरूप बोलते हैं। उस विपर्यासी स्वरूप में से एक स्वरूप आपका लंबा है और दूसरा स्वरूप आपका कैसा है? बोना है। ये कह रहा कि एक संकर संकरण, एक संकर संकरण का मतलब हो गया कि हम एक ही लक्षण के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। देखो, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जब आप करवाते हो या संकरण जब करवाते हो ना, तब वो तो सारे के सारे लक्षणों को साथ लेके चलता है, लेकिन हम क्या करेंगे? केवल एक ही लक्षण का अध्ययन करेंगे। तो जब आपकी F1 जो पीढ़ी होती है, उस F1 पीढ़ी के अंदर या वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति, यानी कि एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करोगे आप, या तो बीज का आकार ले लिया तो उस आकार का ही अध्ययन करोगे, अगर फली का रंग ले लिया तो फली के रंग का ही अध्ययन करोगे, या फिर आपने पौधे की ऊंचाई ले ली तो ऊंचाई का ही अध्ययन करोगे, या फिर आप ऊंचाई के साथ में या आकार के साथ में बीज के रंग को नहीं मिलाओगे। दो लक्षण यानी कि आकार और रंग, उन दोनों को मिला करके एक साथ उनका जब अध्ययन करते हैं, वो द्विसंकर संकरण में आ जाता है। तो एक संकर संकरण में क्या होगा? एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला आपके सामने आ ही गया द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में क्या होता है? वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। कितने लक्षणों की? दो लक्षणों की। जैसे मान लो कि बीज आपने कैसे कलर का ले लिया? येलो कलर का ले लिया, तो ये येलो कलर का तो क्या हो गया? उसका एक लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण क्या ले लिया आपने? कि उसको गोलाकार ले लिया, यानी कि राउंड ले लिया, तो यहां पर दो लक्षण हो गए। अब इन दो लक्षणों की वंशागति का आप अध्ययन एक साथ करने लगोगे। हालांकि जब संकरण करवाया जाता है तो सातों के साथ तो लक्षण एक साथ चलते हैं। जितने भी लक्षण होते हैं उस संतति के अंदर सारे लक्षण एक साथ ही चलते हैं, लेकिन हम कितने लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं उसके बिहाफ पे बोला जाता है। तो अगर हम एक लक्षण का अध्ययन करेंगे तो एक संकर संकरण कहलाएगा। अगर हम दो लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो द्विसंकर संकरण कहलाएगा। अगर हम तीन लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो त्रिसंकर संकरण कहलाएगा। और अगर हम बहुत सारे लक्षणों का, यानी कि कई लक्षणों का एक साथ हम अध्ययन करेंगे तो वो बहुसंकर संकरण कहलाएगा। ये आपके इसमें आनुवंशिकी की शब्दावली में ये 12 के 12 शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, परीक्षण संकरण क्या होता है? ये परीक्षण संकरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। एक बार एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ लो। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ क्रिया करता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। अब परीक्षण संकरण को समझने से पहले इसके आगे वाला समझो, तब ये वाला आप समझ पाओगे। परीक्षण संकरण से पहले ये समझो आप, संकर पूर्वज या पश्च संकरण। पश्च संकरण जिसको आप बैक क्रॉस बोलते हो। बैक क्रॉस क्या होता है? अभी आओ देखो, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं बैक क्रॉस क्या होता है। यहां पर अपन ने जो पढ़ी थी ना, यहां पर अपन ने पढ़ा था कि ये इनका मूल लक्षण था लंबापन और बोनापन। ये शुद्ध रूप से इनके बीच अपन ने संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी अपन को प्राप्त हो गई। ठीक है, अब F1 पीढ़ी तो अपन को प्राप्त हो गई। अब ये वाली तो कौन सी संतति है? ये तो जनक संतति है। जनक मतलब समझते हो ना? जनक कौन थे? सीता जी के पिताजी थे। ऐसे याद रखो, जनक कौन होता है? पिता होता है। जनक पिता का ही पर्यायवाची होता है वैसे तो। ये तो जनक संतति है जिनसे ये वाली संततियां बनी है। तो F1 पीढ़ी के अंदर जितनी भी संततियां बनती है, इन संततियों का जनक संतति के साथ में, जनक संतति में जैसे ये तो है प्रभावी वाली और ये है अप्रभावी वाली, तो F1 पीढ़ी में बनने वाली संततियों का जनक संतति के साथ में संकरण करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका संकर पूर्वज या पश्च संकरण। देखो, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। यानी कि यहां पर जो दो जनक है ना, दोनों में से किसी के भी साथ कर दो। जैसे यहां पर F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, तो आप क्या करोगे? इस कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण किसके साथ करोगे? दोनों में से किसी के भी साथ कर लो। कैपिटल टी के साथ में कर लो, या फिर दूसरे केस के अंदर इस कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ में संकरण कर लो। तो जो ये आपकी प्राप्त हुई है F1 पीढ़ी के अंदर जो संकरण प्राप्त हुआ है, उस संकरण का दोनों जनकों में से, जनक की बात करी इसने, जनकों में से, जनक कौन है? जिनसे ये प्राप्त हुआ है, उन जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है तो उसको संकर पूर्व संकरण कहते हैं। यानी किसी भी एक के साथ, चाहे आप इसके साथ करो चाहे इसके साथ करो, किसी भी एक के साथ करोगे उसको तो क्या बोलेंगे? संकर पूर्वज संकरण या फिर पश्च संकरण या बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब एक पीढ़ी प्राप्त हो गई,
एक तरीके से होता नहीं, जैसे ये एक तरीके से आप देख सकते हो, ये जंतुओं में देखें तो ये कुत्तों में आपको देखने को मिल सकता है। कुत्तों में होता है ना, जैसे कि जो कुत्ते का बच्चा होता है वो बच्चा वापस से अपने माता के साथ जो है जनन करके वापस से बच्चे क्रिएट करता है, तो वो क्या करता है वापस, या फिर जो उसकी कुत्ते की बच्ची होती है वो बच्ची वापस से उस कुत्ते के साथ, वो पिता जिससे वो आई है उसके साथ जनन करके नए बच्चे क्रिएट करती है, तो वो हो जाता है बैक क्रॉस, यानी कि जिस जनक से आप निकल करके आए हो उसके साथ वापस से हाइब्रिडाइजेशन करके आप नई संतति उत्पन्न कर रहे हो, तो वो तो बैक क्रॉस हो गया। दोनों में से किसी के भी साथ करोगे तो बैक क्रॉस कहलाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, वे संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण के साथ में जो है उसके साथ करेगा, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ क्रिया करेगा, उसको परीक्षण संकरण कहते हैं। अब इन दोनों में से अप्रभावी कौन सा है, अप्रभावी है बोनापन। कैसे पता चला अप्रभावी है, F1 पीढ़ी में प्रभावी कौन दिखा, लंबापन दिखा, यानी कि ये वाला अप्रभावी हो गया, लंबा तो हो गया आपके प्रभावी और बोना हो गया अप्रभावी। तो जब आप F1 पीढ़ी का इस बोनेपन के साथ करवाओगे उसको तो बोलेंगे परीक्षण संकरण या फिर टेस्ट क्रॉस, और दोनों में से किसी के भी साथ करवाओगे उसको बोलेंगे संकर पूर्व संकरण। अब देखो करवाते हैं, जैसे कि ये F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था और अपन क्या करें, अप्रभावी वाले के साथ करवाएं। एक बार अप्रभावी वाले के साथ करवाएंगे तो ये कैपिटल टी जो है ये इस स्मॉल टी के साथ में करेगा, ठीक है, इस प्रकार से संकरण करेगा, और फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ संकरण करेगा, ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ, वापस से ये वाला स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ संकरण करेगा, तो आपको F2 पीढ़ी प्राप्त होगी यहाँ पर। यानी कि F1 पीढ़ी में जो संकरण था उस F1 पीढ़ी का वापस से जनक संतति के साथ या F1 पीढ़ी का अपने खुद के साथ जो संकरण किया जाता है उससे F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया। ये वाला कलर आपको दिखेगा नहीं, दूसरा चूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया इससे और इससे। दूसरी बार में जब ये इसके साथ करेगा तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब ये इसके साथ करेगा तो स्मॉल टी वापस से स्मॉल टी, तो ये वाली पीढ़ी कौन सी हो गई आपकी, ये F2 पीढ़ी हो गई। और ये जो संकरण करवाया जा रहा है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपके परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण अप्रभावी जो लक्षण होता है उसके साथ में F1 पीढ़ी में जो संकरण आपको प्राप्त होता है उन दोनों का आपस में आप क्या करवा दो, संकरण करवा दो, वो परीक्षण संकरण कहलाएगा। और संकर पूर्वज या पश्च संकरण दोनों में से किसी के भी साथ करवा दो F1 पीढ़ी का, वो संकर पूर्वज कहलाएगा। एक आप लोगों के सामने व्युत्क्रम संकरण या फिर रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है साथियों, वह संकरण जिसमें ए पादप यानी कैपिटल टी को तो आपने नर माना और बी पादप को क्या माना, स्मॉल टी को मादा जनक माना, इनके रूप में प्रयुक्त करके किया जाता है। तथा दूसरे संकरण में ए पादप को आपको मादा मानना है और बी पादप को नर जनक मानना है। इस प्रकार से जो प्रयुक्त किया जाएगा उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। इसका मतलब समझो, मैं नया पेज लेके आपको यह चीज समझा देता हूं। देखो थोड़ा सा कलर आप लोगों के लिए चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर तरीके से आपको दिख पाए। यहाँ अब ये बात क्या बोलना चाह रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करना। ये कहना चाह रहा है कि एक बार आपने ए पादप लिया जिसमें कैपिटल टी को नर माना और स्मॉल टी को मादा माना, यानी कि एक बार तो आपने क्या करा, ये इसको तो मान लिया आपने नर और स्मॉल टी को मान लिया आपने मादा, और इनके बीच में आपने क्या करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से इनके बीच में हो गया और यहां पर आपको संतति प्राप्त हो गई। अब दूसरी बार में आपको स्मॉल टी को नर मानना है, इसको क्या मानना है, नर मानना है, और इस कैपिटल टी को क्या मानना है, मादा मानना है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप करवाते हो संकरण उसको बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण। देखो कंफ्यूज मत होना, पश्च संकरण तो क्या होता है, F1 पीढ़ी का अपनी जनक पीढ़ी के साथ में संकरण पश्च संकरण होता है, और व्युत्क्रम संकरण क्या होता है, जिसको आपने नर माना है उसको मादा मान लो और जिसको मादा माना है उसको नर मान लो, यानी कि आपने व्युत्क्रम कर दिया, एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर दिया, वो होता है आपका व्युत्क्रम संकरण। अगला देखो जनक पीढ़ी। अब जनक पीढ़ी क्या होती है, मैंने आपको बता ही दिया, जनक पीढ़ी ये वाली जो मूल पीढ़ी होती है संकरण करने के लिए वो जनक पीढ़ी होती है। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक पीढ़ी। यानी कि संकरण प्राप्त करने के लिए आप जिन पौधों को संकरण करवाओगे, जैसे F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जनक पीढ़ी कौन थी, आपको F1 पीढ़ी की जनक पीढ़ी पूछेगा तो F1 पीढ़ी अपन को कहां प्राप्त हुई थी, यहाँ, तो इनकी जनक पीढ़ी तो कौन हो गई, ये वाली हो गई। और F2 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है आपको यहाँ पर, इसकी जनक पीढ़ी कौन सी है, इसकी जनक पीढ़ी हो जाएगी ये वाली। तो जनक पीढ़ी यानी कि ये संकरण प्राप्त करने के लिए हमने जिन दो ऊपर वालों को आपस में संकरण करवाया वो जनक पीढ़ी होती है। यानी कि जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है संतति प्राप्त करने के लिए, संतति का मतलब संतान समझो और जनक का मतलब माता पिता समझो, तो जनक संतति कौन होगी, जिनसे संतान प्राप्ति के लिए आपस में जिनका संकरण करवाया जाता है।
अगला देखो F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी क्या होती है मैं आपको बता ही चुका हूं, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी, जो प्रथम पीढ़ी होती है उसको F1 पीढ़ी बोलते हैं, और F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी बोलते हैं। जब F1 पीढ़ी होती है, इस F1 पीढ़ी का संकरण करवाया जाता है ना, ये मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये जो F1 पीढ़ी है, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका वापस से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में आप संकरण करवाओगे तो दोबारा आपको कौन सी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। यही बात इसने बोली है कि F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहा जाता है। यानी F1 पीढ़ी में जो संकरण प्राप्त हुआ है उसमें आपस में आप करवाओगे संकरण, उससे जो संतति प्राप्त होगी उसको F2 पीढ़ी बोल देंगे। अगला है एक संकर अनुपात, 19वें नंबर का। मोनोहाइब्रिड रेशो क्या होता है? एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात बोला जाता है। यानी कि एक संकर संकरण करवाने से जो अनुपात आपको प्राप्त होता है उसको एक संकर अनुपात बोला जाता है। अब अनुपात कैसे? जैसे देखो, एक संकर संकरण करवाने का मतलब हो गया कि आप एक ही लक्षण के बीच में क्या करवाओगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे, संकरण करवाओगे, उससे जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, एक संकरण अनुपात। अब देखो ये मैं आपको यहां पे समझाता हूं अनुपात कैसे निकाला जाता है। अनुपात यानी कि जैसे ये F1 पीढ़ी, ये F2 पीढ़ी है आपके सामने। इस F2 पीढ़ी में देखो ये वाला पौधा कैसा होगा, ये होगा पौधा लंबा, क्योंकि प्रभावी लक्षण कैपिटल टी है तो ये प्रभावी लक्षण को दिखाएगा। ये वाला पौधा कैसा होगा, ये भी लंबा होगा। ये वाला पौधा बोना होगा और ये वाला पौधा भी बोना होगा। यानी कि 50% तो इसमें क्या हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए, और 50% क्या हुए, बोने पौधे प्राप्त हुए। तो इसका जो है आपके क्या हो गया, 1:1 हो गया। 1:1 क्या हुआ, 1:1 हुआ है आपका एक संकर संकरण अनुपात। एक संकर संकरण अनुपात का मतलब एक ही लक्षण के बीच में जब आप संकरण करवाते हो और उससे जो आपको संतति प्राप्त होती है, संकरण प्राप्त होता है, उसके अनुपात को एक संकर संकरण अनुपात बोलते हैं। और द्विसंकर अनुपात क्या होता है, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात बोला जाता है। ये अभी आगे पढ़ेंगे अपन, द्विसंकर अनुपात कैसे होता है। दो लक्षणों के बीच में आप संकरण करवाओगे, उससे जो संकरण आपको प्राप्त होगा उनके बीच में जो अनुपात होता है कि बोना प्राप्त हुआ है। जैसे कि देखो मैंने एक ले लिया कि जो बीज का पौधा मटर का पौधा है, उस पौधे का एक तो मैंने आकार ले लिया। आकार कैसा ले लिया, आकार ले लिया उसका गोल, और या फिर गोल नहीं होगा तो कैसा होगा, झुर्रीदार होगा, झुर्रीदार। अच्छा, इसके साथ में मैंने ये भी ले लिया कि उसका रंग कैसा है, रंग पीला है या फिर उसका रंग कैसा है, बैंगनी है। तो पीला और बैंगनी रंग भी साथ में ले लिया, या फिर पीला और हरा दो रंग साथ में ले लिए। तो अब ये दो लक्षण और ये दो लक्षण, तो ये हो जाएगा द्विसंकर अनुपात। इनसे जो अपन को अनुपात प्राप्त होगा ना कि आपके गोल कितने प्राप्त हुए हैं, पीले कितने प्राप्त हुए हैं, झुर्रीदार कितने प्राप्त हुए हैं, या फिर हरे कितने प्राप्त हुए हैं, ये जो अनुपात प्राप्त होगा ये द्विसंकर अनुपात होता है। और एक संकर अनुपात क्या होता है, एक संकर अनुपात के अंदर एक ही लक्षण के बीच में संकरण करवाया जाता है, वहां पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसको एक संकरण अनुपात बोला जाता है। अब देखो आपके सामने यहां पर हो जाते हैं प्रश्न शुरू। आई थिंक आपके 20-25 मिनट मैंने ले लिए या आनुवांशिक शब्दावली आपको समझाने में, लेकिन अभी जो मैंने आपको शब्दावली समझाई यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से ही भर भर के सवाल आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में यही वाली शब्दावली आपके दे रखी है। अब इस शब्दावली से संबंधित सवाल कैसे बन सकते हैं, वो सारे के सारे सवाल अपन यहां से आगे डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ, देखो पहला सवाल, मेंडल की वंशागति के नियमों में शामिल नहीं है। मेंडल की जो वंशागति के नियम है, इस वंशागति के नियमों में कौन शामिल नहीं है इनमें से, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मेंडल ने वंशागति के 3 नियम जो है साथियों प्रतिपादित करे थे। यानी कि उसने जब संकरण करवाया मटर के पौधे के बीच में, उद्यान मटर के पौधे के बीच में, उसके संकरण करवाने पर उसको जो रिजल्ट प्राप्त हुए उसके आधार पर उसने 3 नियम बनाए। उन 3 नियमों में कौन से शामिल नहीं है, तो पहला नियम प्रभाविकता का नियम, ये बिल्कुल है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, ये वाला नियम भी है। अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये वाला नियम भी है। अगला कह रहा है युग्मकों की अशुद्धता का नियम, तो ये वाला नियम नहीं है। और यही पूछ रहा है कि कौन सा नियम शामिल नहीं है, तो युग्मकों की अशुद्धता का नियम जो शामिल नहीं है। आप कहोगे सर युग्मकों की अशुद्धता का तो नहीं है, लेकिन हमने युग्मकों की शुद्धता से संबंधित नियम सुना है कि शामिल हो सकता है। तो देखो जो ये पृथक्करण का नियम होता है ना, इस पृथक्करण के नियम को ही क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अशुद्धता का नियम तो शामिल नहीं है, लेकिन युग्मकों की शुद्धता का नियम शामिल है, और उसी का नाम क्या है, पृथक्करण का नियम है। तो पृथक्करण के नियम का ही नाम क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोल सकते हो आप, या फिर इसी नियम को विसंयोजन का नियम भी बोल सकते हो आप। कौन सा, विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। अब देखो एग्जामिनर यहां से आपको सवाल कैसे पूछेगा। अब आनुवांशिक शब्दावली तो दिया है उसने एग्जाम के अंदर, लेकिन आनुवांशिकी का नाम आ गया ना, यानी जेनेटिक्स से संबंधित तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता कि आपके एग्जाम में एक भी सवाल गलत हो, इसलिए मैं कंप्लीट चीजें आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। मेंडल ने जो
प्रयोग करे थे उनके आधार पर 3 नियम निकल के आए। पहला नियम प्रभाविकता का नियम है कि कौन सा गुण उसके अंदर प्रभावी हो रहा है। जैसे अभी अपन ने देखा कि लंबे वाला गुण उसके अंदर प्रभावी हो रहा है, तो प्रभाविकता का नियम हो गया। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इसी नियम को साथियों युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। और तीसरा स्वतंत्र अपयूहन का नियम है। अब एग्जामिनर आपसे सवाल कैसे पूछेगा, निम्न में से, जैसे ये तो हो गया कि कौन सा शामिल नहीं है, वो आपको पूछ लेगा कि विसंयोजन का नियम जो है मेंडल के नियमों में शामिल है या नहीं, तो ये बात सही है या गलत है, ये बात आपसे पूछ सकता है। या फिर दो नियम दे दिए कि मेंडल की जो है आपके नियम थे, उन नियमों में एक डायलॉग ये दे दिया, दूसरा डायलॉग ये दे दिया, दो कथन दे दिए। पहले कथन में ये दे दिया प्रभाविता का नियम शामिल है और युग्मकों की शुद्धता का नियम शामिल है। अब पूछेगा कथन एक गलत है और कथन दो सत्य है, कथन एक सत्य है या कथन दो असत्य है, या दोनों ही सत्य, ऐसे पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों के तीनों नियम है, तीनों नियमों को कॉपी के अंदर आपको छाप करके रख लेना है। अगला प्रश्न देखो, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकी का कौन सा नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। अब देखो ये चीज आप कब समझ पाओगे, एकल संकर संकरण, ये मैंने आपको यहां पर एकल संकर संकरण आया। एकल संकर संकरण का मतलब क्या होता है पता है ना, अभी जस्ट हमने पीछे ही पढ़ा है एकल संकर संकरण। ये देखो जस्ट आपके सामने गया है एकल संकर अनुपात या फिर एकल संकर संकरण, आप पढ़ोगे यहां पर ये आ जाएगा आपके सामने एक संकर संकरण। ये एक संकर संकरण ही एकल संकर संकरण है। एकल संकर संकरण का मतलब क्या होता है, एक ही लक्षण का अध्ययन करना। क्या करना, एक ही लक्षण का अध्ययन करना वंशागति के अंदर। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको एकल संकर संकरण बोला जाता है। और यहां पर आपसे पूछा है कि ये जो तीन नियम है ना, इसके युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता के नियम को ही पृथक्करण का नियम बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और प्रभाविकता का नियम। ये तीन जो नियम है आपके सामने, इनमें से कौन कौन से नियम ऐसे हैं जो एकल संकर संकरण पर आधारित है और कौन से नियम ऐसे हैं जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो आपको ध्यान रखना साथियों, एक तो आपके प्रभाविकता का नियम, ये एकल संकर संकरण पर आधारित है। दूसरा आपके युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी कि पृथक्करण का नियम, ये भी एकल संकर संकरण पर आधारित है। यानी कि ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। और स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर, द्विसंकर संकरण। ये भी छाप के रख लेना आपको, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब मैं जब आपको पढ़ाता हूं ना, तो पढ़ाते टाइम हंसना भूल जाता हूं, मैं पढ़ाते टाइम सीरियस हो जाता हूं, मैं खुद पूरी तरह से उस सब्जेक्ट में खो जाता हूं। इसलिए इस चीज को मत लेना कि सर आप तो हंसते ही नहीं हो, मुस्कुराते ही नहीं हो। मुस्कुराना भूल ही जाते हैं जब पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट के अंदर खो जाते हैं तब। अब देखो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझने के लिए आपको द्विसंकर संकरण करवाना होगा, यानी कि दो लक्षणों के बीच में अध्ययन आपको करना होगा। यानी कि आपको आकार भी लेना होगा और उसका रंग भी लेना होगा, या फिर उसका लंबाई भी लेनी होगी और उसका आकार भी लेना होगा। कोई से भी दो लक्षणों का आपस में आप जब अध्ययन करते हो उसी को द्विसंकर संकरण बोला जाता है। तो द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है आपके अपव्यूहन का नियम और बाकी प्रभाविकता का नियम और शुद्धता का नियम। शुद्धता के नियम को ही पृथक्करण का नियम बोला जाता है। इसी नियम को क्या बोला जाता है, विसंयोजन का नियम बोला जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग के लिए चुने। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है साथियों आपके लिए। ये पूछ रहा है कि कितने विपर्यासी लक्षणों को चुना, आपसे डायरेक्ट पूछा है कि कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म को चुना। कितने युग्म चुने, मैंने आपको बताया 7 विपर्यासी लक्षण चुने थे मेंडल ने। कितने, 7। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। कितने लक्षण चुने थे, 7 लक्षण चुने थे। अब देखो आ जाओ, सातों के सातों लक्षण बता देता हूं, यहां से सवाल पूछे जाने की मोस्ट 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 प्रोबेबिलिटी है। ये सातों लक्षण दिमाग में छाप के रख लेना। कौन कौन से लक्षण है, पादप के लक्षण। एक तो ली पादप की ऊंचाई, कौन सा लक्षण लिया, ऊंचाई लिया। अब इस ऊंचाई में प्रभावी लक्षण तो कौन सा था, लंबा था, और अप्रभावी लक्षण कौन सा था, बोना था। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण समझ गए ना। F1 पीढ़ी में जो अपना प्रभाव छोड़ेगा वो प्रभावी लक्षण है, और F1 पीढ़ी में जो छुपके रह जाएगा, अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, वो अप्रभावी लक्षण है। तो लक्षण क्या है, पादप की ऊंचाई, ऊंचाई का प्रभावी लक्षण हो गया लंबा और अप्रभावी लक्षण हो गया बोना। दूसरा क्या लक्षण लिया, पुष्प की स्थिति, कि पुष्प की स्थिति कैसी है। उसमें मटर के पौधे के अंदर जो पौधा फलता है और उसके ऊपर जो पुष्प आता है, उस पुष्प की स्थिति के आधार पर भी उन्होंने लक्षण बांटे। उस पुष्प की कक्षीय है या फिर अप्रस्थ है। अप्रस्थ मतलब उसकी अग्रस्त है या फिर कक्षीय है, ये दो स्थितियां ले ली। अब आपका जो ये कक्षीय है ये तो प्रभावी लक्षण है, और ये अग्रस्त क्या है आपका, अप्रभावी लक्षण है। अब देखो यहां पर आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे, ये एनसीईआरटी की आपकी किताब की फोटो है। मेंडल द्वारा प्रयोग में लिए गए 7 विपर्यासी लक्षणों के युग्म, ये सातों के सातों युग्म है। ये पहला आपका बीज की आकृति हो गया गोलाकार झुर्रीदार है, बीज का रंग हो गया पीला और हरा है, पुष्प का जो है ये हो गया रंग की कैसा है, बैंगनी और सफेद है। और यहाँ पे आप देख पाओगे पुष्प की स्थिति कैसी है आपकी,
पुष्प की स्थिति आपकी कक्षीय है या फिर अग्रस्त है। कक्षीय इस प्रकार की स्थिति होती है और अग्रस्त इस प्रकार की स्थिति होती है। अब इतना डिटेल में तो अपने पास जाने का टाइम है नहीं, आप बस ये समझ लो कक्षीय जो गुण है ना वो तो क्या है, प्रभावी गुण है, और अग्रस्त जो है वो अप्रभावी गुण है। अब एग्जामिनर आपसे यहाँ से सीधा सीधा पूछेगा कि फली का जो रंग है उसमें प्रभावी लक्षण कौन सा था और अप्रभावी लक्षण कौन सा था, ये आपको ध्यान रखनी है पूरी की पूरी सारणी। देखो एक तो ले लिया इसने पादप की ऊंचाई, दूसरा ले लिया पुष्प की स्थिति। अब पुष्प की स्थिति भी ले ली और पुष्प का रंग भी ले लिया। पुष्प से ध्यान रखना, एक तो ले लिया पादप की हाइट, पादप की ऊंचाई, दूसरा लक्षण ले लिया पुष्प यानी कि आपके जो फ्लावर है उस फ्लावर की स्थिति ले ली, और तीसरा लक्षण याद रखना फ्लावर का कलर ले लिया यानी कि पुष्प का रंग ले लिया। तो स्थिति में तो कक्षीय और अग्रस्त ये प्रभावी और अप्रभावी हो गए, और पुष्प के रंग में बैंगनी और सफेद, बैंगनी तो क्या था, प्रभावी था, और सफेद क्या था, अप्रभावी था। यानी कि ऐसे उसने दो पौधों के बीच में संकरण करवाया, जिनमें एक पौधा जो था उसके पुष्प का रंग तो कैसा था, बैंगनी था, और एक पौधा ऐसा था जिसके पुष्प का रंग कैसा था, सफेद था। अब उन दोनों के बीच में उसने संकरण करवाया, तो संकरण करवाने पर जो F1PD प्राप्त हुई उसके अंदर उसको सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, जिनके सभी के पुष्प का रंग बैंगनी था। यानी कि प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, बैंगनी हो गया, और अप्रभावी कौन सा हो गया, सफेद हो गया। इसको आप ऐसे ध्यान रखोगे, प्रभावी लक्षण कौन सा था, प्रभावी लक्षण था बैंगनी, बैंगनी का मतलब आप ध्यान रखोगे बी, और सफेद का मतलब ध्यान रखोगे एस। अब मुझे बताओ बी पहले आता है या एस पहले आता है, बी पहले आता है। तो पुष्प के रंग के अंदर बी जो है यानी कि बैंगनी जो रंग है वो क्या था, प्रभावी था, ऐसा आप याद रख सकते हो कुछ भी इंटरलिंक आपस में करके। तीन लक्षण हो गए, पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग। एक देखो साथियों, बीज की आकृति, कि बीज की आकृति कैसी होगी, गोलाकार होगी या झुर्रीदार होगी। तो गोलाकार आपका प्रभावी लक्षण हो गया, झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है। अगला बीज का रंग, यानी कि एक बार बीज की आकृति ले ली, एक बार बीज का रंग लिया। बीज का रंग पीला और हरा है। अब आपको यहां पर भी वो कंफ्यूज कर देगा। देखो पुष्प का रंग तो कैसा है, बैंगनी और सफेद है, और बीज का रंग कैसा है, पीला और हरा है। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। पीले और हरे का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन दो तीन बार बोलोगे। अब आपको ये याद नहीं रहेगी येलो ग्रीन किसका है, येलो ग्रीन पुष्प का है या बीज का है। तो बीज को कहां डाला जाता है, ग्राउंड के अंदर डाला जाता है, और ग्राउंड में जी आता है और ग्रीन में भी जी आता है। तो इसको ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। तो बीज का रंग पीला और ग्रीन दो था, और पुष्प बीज की आकृति कैसी थी, गोलाकार और झुर्रीदार। प्रभावी और अप्रभावी कौन सा है ये भी दिमाग में आपको छाप के रखना है। अच्छा, एक है अपरिपक्व फली का रंग और परिपक्व फली की आकृति। अब देखो आकृति तो कौन सी फली की ली है, परिपक्व फली की ली है, और रंग कौन सी फली का लिया, अपरिपक्व फली का लिया है। और अपरिपक्व फली का रंग हरा और पीला। अब इसमें देखो हरा और पीला है, वो वाला इसके अंदर उल्टा हो गया। देखो सॉरी, मुझे एक बात बताओ, आप लोग खेतों के अंदर मूंग बोते हो, मूंग की जो फली आती है वो फली कैसी होती है, हरे रंग की होती है ना। तो फली अपरिपक्व ही होगी, परिपक्व होने के बाद तो फली काली हो जाती है। यानी कि अपरिपक्व जो फली है उसका रंग कौन सा लिया, हरा, और हरे के साथ में आपको ध्यान है पीला लेना है। तो हरा तो कौन सा हो गया, फली के अंदर प्रभावी हो गया, क्योंकि मूंग की फली कैसी दिखती है, अपरिपक्व रहती है तब हरी रहती है। तो अपरिपक्व जो फली है उसका रंग हरा तो क्या है, प्रभावी है, और पीला क्या है, अप्रभावी है। और आपके परिपक्व फली की आकृति, आकृति वो कैसे ले लेगी, जब पूरी पक जाएगी। तो पूरी पकने के बाद आकृति वो फूली हुई है या फिर सिकुड़ी हुई है। आप मुझे ये बात बताओ, फली अच्छी खासी फूली हुई होगी तो वो आपको अच्छी लगेगी, वो आपको प्रभावित करेगी। तो प्रभावी लक्षण फली का फूला हुआ जो है, परिपक्व फली का, ये प्रभावी लक्षण हो गया, और उसका संकीर्ण क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। इस प्रकार से ये सातों के सातों आपको विपर्यासी लक्षण ध्यान रखने हैं। पहला हो गया आपके किसकी, पौधे की ऊंचाई, कि पौधे की ऊंचाई कितनी होगी, लंबी होगी या फिर बोनी होगी। दूसरा आपके ले लिया बीज से ध्यान रख लो, बीज का आकार और बीज का रंग। बीज का आकार कैसा हो सकता है, या तो गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है, इसमें से गोल होना अच्छा होता है तो प्रभावी लक्षण हो गया। बीज का रंग, रंग कैसा लिया है, पीला हरा। और पीला जो है, मुझे एक बात बताओ, पीला और हरा बीज का रंग लिया है। अब हरा जो है, इससे आप ध्यान रखोगे कि बीज का रंग कैसा लिया, पीला और हरा। ग्राउंड के अंदर बोया जाता बीज तो हरा लिया है, लेकिन बीज कैसा होता है, पीला बीज होता है वो अच्छा होता है, और हरा होने के बाद वो खराब हो जाता है। यानी कि हरा जो है अप्रभावी है और पीला क्या है, प्रभावी है। इसके अलावा क्या लिया, बीज आ गया, पादप की ऊंचाई आ गई, तीन गुण आ गए। पुष्प, पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग। पुष्प का रंग तो बैंगनी या फिर सफेद ही अच्छा लगता है, जिसमें से बैंगनी प्रभावी हो जाएगा और सफेद अप्रभावी हो जाएगा। और पुष्प की स्थिति कैसी, कक्षीय या फिर अग्रस्त, जिसमें से कक्षीय होना अच्छी है तो वो प्रभावी हो जाएगी। इसके अलावा अपरिपक्व फली का तो रंग ले लिया और परिपक्व फली की आकृति ले ली। आकृति कैसी होती है, फूली हुई है या फिर संकीर्ण है। तो ये टोटल 7 लक्षण है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने सवाल आपसे एक पूछा कि विपर्यासी लक्षणों के युग्म प्रयोगों के लिए कितने चुने, तो 7 युग्म चुने, या फिर ऐसे पूछ ले कि विपर्यासी स्वरूप कितने चुने, तो विपर्यासी स्वरूप कितने चुने, 14 चुने। ये बात भी ध्यान रखना, विपर्यासी स्वरूप कितने, विपर्यासी स्वरूपों का चयन किया उन्होंने, टोटल 14 स्वरूपों का चयन किया। 14 स्वरूप आप कहोगे सर कहां है, 14 स्वरूप है, 7 स्वरूप ये रहे, 7 स्वरूप ये रहे।
ठीक है, 14 तो स्वरूप है, लेकिन लक्षण कितने हैं? विपर्यासी 7 है। आई होप यहां से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाया। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डैम श्योर आपको 2 से 3 सवाल देकर के जाएगा, अकेला ये वाला कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये आनुवंशिकी से संबंधित है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है मेंडल के अंदर कि उसने कौन कौन से लक्षण लेकर के उनके बीच में संकरण करवाया था। आगे की जो चीजें वो तो ज्यादा एडवांस हो जाती है, ये बेसिक चीज है और इंपॉर्टेंट भी है। अगला देखो, F2PD में एकल संकर संकरण की जीनोटाइप का अनुपात है। अब देखो यहां पर आपसे क्या बात कर रहा है? F2PD की बात कर रहा है। आप कहोगे सर अब तो ये आप लोगों के लिए फेमिलियर है। F1PD क्या होती है? F1PD तो जो दो जनक होते हैं उनके बीच में संकरण करवा के प्राप्त होती है, वो F1PD होती है। और जब F1PD का ही आपस में F1PD से संकरण करवा के आप प्राप्त करोगे तो आपकी F2PD प्राप्त होगी। और इस F2PD के अंदर भी आपसे क्या पूछ रहा है? एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण का मतलब क्या है? एक ही लक्षण लेकर के आपस में संकरण करवाया। यानी कि आप समझ लो लंबा और बोना लिया, F1PD प्राप्त करी, F1PD का आपस में संकरण करवा के आपके क्या F2PD प्राप्त कर ली। और उसके अंदर क्या पूछ रहा है आपसे? जीनोटाइप पूछ रहा है कि जीनोटाइप का अनुपात कितना है। ये जो जीनोटाइप का अनुपात पूछा है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर जीनोटाइप का अनुपात पूछा है, जीनोटाइप के साथ में फिनोटाइप भी पूछ सकता है। जीनोटाइप तो क्या होता है? जीनोटाइप तो होता है आपके जीन प्रारूप। क्या होता है? जीन प्रारूप। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है लक्षण प्रारूप। ये ध्यान रखना, ये मैं दोबारा आपके सामने इसीलिए लिख रहा हूं ताकि क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाए। लक्षण प्रारूप क्या होता है? फिनोटाइप होता है। तो एक जीनोटाइप है यानी कि जीन प्रारूप, दूसरा फिनोटाइप है यानी कि बाहर से कैसा दिख रहा है। अब देखो एक हल्का सा आपको मैं इंडिकेशन दे रहा हूं यहां पे, एक बार ये सवाल समझा रहा हूं। जो एकल संकर संकरण ये थोड़ा सा आसान है। जैसे देखो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके बीच में एक बार संकरण करवा के F1PD प्राप्त कर लो जल्दी से। ये F1PD प्राप्त हो जाएगी यहां पर, और वापस से ये टी इस टी के साथ करेगा, ये टी इस टी के साथ संकरण करेगा, तो यहां पर आपको F1PD प्राप्त हो जाएगी। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाली जो पीडी प्राप्त हुई है, ये पीडी कौन सी पीडी है? F1PD है। कौन सी पीढ़ी है? F1PD। अब इसी F1PD के कोई दो सदस्य चुन लो और उनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवा दो, संकरण करवा दो, है ना। जैसे कि देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, किसी को भी लो एक ही बात है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका आपस में संकरण करवा दो तो आपको F2PD प्राप्त हो जाएगी। F2PD भी प्राप्त कर लेते हैं। ये टी इस टी से करेगा तो कैपिटल टी आ जाएगा, फिर ये वाला टी स्मॉल टी से संकरण करेगा, फिर स्मॉल वाला टी कैपिटल टी से करेगा, और फिर स्मॉल वाला टी स्मॉल वाले टी से करेगा। तो क्या प्राप्त होगा? देखो कैपिटल टी ये पहला प्राप्त हो जाएगा, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहां पर आ जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, और फिर आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये स्मॉल टी। ये जो पीडी प्राप्त हुई है साथियों आपके सामने, ये वाली पीडी कौन सी है? ये वाली पीडी है F2PD। F2PD है, समझ गए ना। मैंने आपको बताया था कि एकल संकर संकरण के अंदर जब क्या किया जाता है, F1PD का ही संकरण F1PD के साथ कराया जाता है तो वो F2PD प्राप्त हो जाती है। तो ये F2PD प्राप्त हो गई। अब इस F2PD के अंदर मुझे ये बताओ लक्षण प्रारूप क्या है? लक्षण प्रारूप आप कहोगे सर हम कैसे समझे? तो मुझे ये बताओ ये पौधा दिख कैसा रहा है आपको इसमें जो प्राप्त हुआ है? यहां पर तो ये लंबा पौधा था और ये कैसा था? ये बोना पौधा था। ठीक है, अब यहां पर जब प्राप्त हुआ तो आपने कहा कि सर इसमें भी कैपिटल टी आ रहा है, यानी जहां पर भी कैपिटल टी आ जाएगा तो कैपिटल टी क्या है? प्रभावी लक्षण है। क्यों? क्योंकि F1PD के अंदर जितने भी पौधे प्राप्त हो रहे हैं सारे के सारे लंबे हैं, तो ये प्रभावी लक्षण हो गया। यानी कि जहां पर भी कैपिटल टी दिख रहा है वो हमेशा लंबा ही होगा, और जहां पर स्मॉल टी और स्मॉल टी दिख रहा है वो क्या होगा? बोना होगा। तो इसमें मुझे बताओ लंबे पौधे कितने हैं? आप कहोगे सर लंबे तो हमें कितने दिख रहे हैं, गिन लेते हैं। इसमें भी कैपिटल टी है, कैपिटल टी, तो ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा और ये भी लंबा होगा। यानी लंबे पौधे कितने हो गए? इसमें से 3 पौधे लंबे हो गए और ये स्मॉल टी एक बोना पौधा हो गया। तो आपका जो फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप, यानी देखने पर ये कैसा दिख रहा है आपको? 3 पौधे आपको लंबे दिख रहे हैं, एक पौधा आपको बोना दिख रहा है, तो लक्षण प्रारूप तो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1। आप कहोगे सर जीन प्रारूप बताओ। मैंने आपको बोला था लक्षण प्रारूप तो बाहर से देखने पर कैसा दिखता है, और जीन प्रारूप क्या होता है? उसके अंदर जीन कौन कौन से शामिल है। तो देखो जीन इसमें क्या क्या शामिल है? कैपिटल टी एक प्रकार का ये जीन शामिल है, तो एक तो ये हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने हो गए? 2 हो गए, यानी कि 1:2। ये वाले समान समान 2 हो गए, और स्मॉल टी भी 1 प्राप्त हुआ, यानी कि ये जीन के कितने प्रकार हो गए? जीन के आपके 3 प्रकार हो गए, जिसमें से ये वाला प्रकार एक ही है,
और ये कैपिटल टी स्मॉल टी के दो प्रकार है और स्मॉल टी का एक ही प्रकार है, यानी 1:2:1। ये क्या हो जाएगा आपका जीन प्रारूप हो जाएगा, 1:2:1। और यही आपसे सवाल में पूछा है, क्या पूछा है कि F2PD, इस F2PD के अंदर एकल संकर संकरण की जीनोटाइप का अनुपात बताना है। जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 है, आपकी आंखों के सामने है। ठीक है साथियों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाया होगा। अब मैं ये कॉन्सेप्ट डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि सवाल आ भी जाए और आप भूल भी जाओ ना। हालांकि ये दो ही सवाल पूछे जाते हैं, एक तो कि F2PD में एकल संकर संकरण का जीनोटाइप बताओ और फिनोटाइप बताओ। तो जीनोटाइप तो 1:2:1 होता है, फिनोटाइप 3:1 होता है। जो साथी ये सवाल नहीं समझ पा रहे हैं वो इसको रट के चल जाओ, ये आपसे पूछा जाएगा 100%। तो एक तो आपका एकल संकर संकरण में पूछा जाता है और एक आपका द्विसंकर संकरण के अंदर F2PD के बारे में पूछा जाता है कि उस F2PD में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। तो टोटल आपके सामने कितने 4 सवाल हो जाते हैं। एक सवाल तो क्या होता है कि F2PD के अंदर एकल संकर संकरण में जीनोटाइप और फिनोटाइप। पहली बात ध्यान रखो, F1PD के अंदर न तो जीनोटाइप प्राप्त होता है नहीं फिनोटाइप प्राप्त होता है। जीनोटाइप या फिनोटाइप हमेशा F2PD के अंदर ही प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि F1PD के अंदर तो आपको यह पता चलेगा कि कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है। तो जो सब के अंदर सेम दिखेगा वो प्रभावी होगा और जो सब में नहीं दिखेगा वो अप्रभावी होगा। तो F1PD में तो जीनोटाइप फिनोटाइप कुछ भी नहीं बनेगा, केवल फिनोटाइप ही होगा, 100% फिनोटाइप ही होगा, क्योंकि देखने पर या तो लंबा दिखेगा या गोलाकार दिखेगा या पुष्प की स्थिति आपको कैसी बैंगनी दिखेगी या कक्षीय दिखेगी, ये वाली चीज है। तो एक तो ये वाला सवाल हो गया F2PD का। एक आपसे F2PD का द्विसंकर संकरण का पूछेगा, वो भी आगे सवाल आएगा। जो साथी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे सवालों को केवल रट लेना। आगे देखो, मेंडल ने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए कौन से पौधे का प्रयोग किया? पाइसम सेटाइवम, मटर का पौधा प्रयोग किया था। पाइसम सेटाइवम कौन सा पौधा है? मटर का पौधा। और मटर भी कौन सा? उद्यान मटर का पौधा। कौन सा पौधा? उद्यान मटर का पौधा यूज किया था। आपसे पूछा है कि आनुवांशिकी प्रयोग के लिए कौन से पौधे का प्रयोग किया? पौधे का प्रयोग किया था पाइसम सेटाइवम मटर का। दूसरा एक और सामने आपके ऑप्शन दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिरेसियस। हिरेसियस जो साथियों है ना, ये वाला पौधा क्या होता है? आपके जो सूरजमुखी होता है उस सूरजमुखी वंश का ही पौधा होता है हिरेसियस। और मेंडल ने क्या करा था? मेंडल जब स्टार्टिंग में प्रयोग करने लगा था तो उसने दो पौधे चुने थे, एक तो चुना था आपके मटर का पौधा और दूसरा चुना था हिरेसियस। इन दोनों को उसने सोचा कि मैं दोनों के ऊपर जो है क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने हिरेसियस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कराना तो उसको पता चला कि ये हिरेसियस तो क्या करता है, ये हिरेसियस तो जो है जनन करता ही नहीं है। क्या नहीं करता है? जनन ही नहीं करता है। इसके अंदर तो कायिक जनन के तो यानी कि इसमें युग्मनज होते ही नहीं है। ये एक तरीके से लैंगिक जनन नहीं करता है। ये कैसा जनन करता है? अलैंगिक जनन करता है। ये अलैंगिक जनन करता है। और अगर अलैंगिक जनन अगर ये कर रहा है, अलैंगिक अगर है ये है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि दो लोगों के संकरण करवाने से क्या बन रहा है? क्योंकि इसमें तो संकरण करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये अकेला ही अपनी संतान उत्पन्न कर देता है। इसलिए फिर इस वाले पौधे को कैंसिल किया। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कितने पौधों का चुनाव करा, तो चुनाव तो दो पौधों का करा था। कितने पौधों का? दो पौधों का, एक पाइसम सेटाइवम दूसरा हिरेसियस। लेकिन प्रयोग किस पौधे का किया था? प्रयोग किस पौधे पर किया? तो पाइसम सेटाइवम पर किया। ये भी आपको ध्यान रखना। और आपने अगर नोटिस कराओ तो ये वाली चीज जब मैंने आनुवांशिकी का आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया उस पृष्ठ के अंदर भी लिखी हुई है। अगला सवाल देखो आपके सामने है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिसंकल्पना किसके द्वारा दी गई? यानी कि प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिसंकल्पना आपके चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट डार्विन ने। ध्यान रखना, प्राकृतिक वर्ण यानी कि प्राकृतिक रूप से जो है जीवों का विकास होता है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ये सिद्धांत किसका है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ये कौन है? आनुवांशिकी के पिता है। कौन है? आनुवांशिकी के जनक है। आनुवांशिकी के जनक अगर आपसे पूछे तो जनक कौन है? जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। और अगर आपसे बात करें कौन? होल्डेन। ये जो होल्डेन है ना साथियों, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? इन्होंने ये बात बताई थी कि पृथ्वी के ऊपर जो सर्वप्रथम उत्पत्ति है ना वो कार्बनिक अणुओं के थ्रू ही हुई थी। ये वाली खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? होल्डर ने करी थी। चलो आगे देखो, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी। समजात का मतलब क्या होता है समझ लो। समजात का मतलब जीनोटाइप फिनोटाइप से समझाता हूं आपको। दो चीजें होती है, एक समजात होती है, एक समरूप होती है। ये समजात जो शब्द है ना, ये वाला शब्द भी आपके आनुवांशिकी शब्दावली के अंदर ही आता है। समरूप शब्द भी आनुवांशिक शब्दावली के अंदर ही आता है। हालांकि एनसीईआरटी के मैंने आपको एक कक्षा के एक चैप्टर को यहां पर पढ़ाया है। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एनसीईआरटी, उसके अलावा आरबीएसई की किताबें भी है। 9वीं क्लास में भी आनुवंशिकी वाला चैप्टर है, 10वीं क्लास में भी है, 8वीं क्लास में भी कुछ कुछ पोर्शन है। तो जो शब्दावली जहां कहीं से भी मेरे को मिल सकती थी ना, उसके सारे के सारे मैं सवाल आपके सामने बना के ले आया हूं। यानी एग्जाम में कोई भी सवाल आपके गलत होने की संभावना नहीं है, अगर केवल आप ये एक क्लास भी देख के चल जाते हो तो। यानी कि आपके ये वाला टॉपिक इस क्लास से पूरा कवर हो जाएगा।
अब यहाँ से भी बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो तो सवाल कहीं नहीं पढ़ाया गया है, फिर वो सवाल आपको मतलब बोर्ड खुद ही मनमर्जी से ऐसा बना के भेजेगा। बाकी अगर एनसीईआरटी, आरबीएसई या ऑथेंटिक कहीं से अगर पूछना है तो वो यहीं से पूछा जाएगा। जितने पुराने सवाल पूछे गए उनका भी मैंने एनालिसिस करा, उनके बिहाफ पे ये क्लास आपके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो ये पूछ रहा है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग क्या होते हैं? जिन अंगों की आधारभूत संरचना क्या होती है? समान होती है, लेकिन दिखने में वो अलग अलग हो सकते हैं, वो समजात अंग होते हैं। जैसे देखो हमारे दोनों हाथ और कुत्ते के आगे के दोनों पैर, इनकी क्या होती है? आधारभूत संरचना समान होती है, इसलिए हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद क्या होते हैं? ये इनकी मतलब जेनेटिक रूप से इनका जो फॉर्मेशन होता है वो समान ही होता है, इस वजह से ये समजात है। हमारे दांत और हाथी के दांत भी समजात ही होते हैं। कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के है, तो उसके दांत ही, और हमारे भी दांत जो है खाने के और हाथी के दांत दिखाने के, यानी हाथी उन दांतों से खाता नहीं है, लेकिन उनकी आधारभूत संरचना हमारे दांतों के जैसी ही है। और आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थारी, तो ये सभी के सभी क्या है? समजात है। आप कहोगे सर समजात के अलावा दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं समरूप। इसको अच्छे से समझ पाओगे आप। समरूप का मतलब होता है यानी कि उनका रूप समान है लेकिन उनकी आधारभूत संरचना अलग अलग है। जैसे कि आपके चमगादड़ देखिए आपने, चमगादड़ जो होती है, इस चमगादड़ के पंख आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, चमगादड़ के पंख और किसी भी अन्य पक्षी के पंख ले लो आप, उस पक्षी के पंख, ये दिखने में तो दोनों ही क्या दिखेंगे? पंख दिखेंगे, और दोनों ही उड़ने के काम में आते हैं। यानी दिखने में तो समरूप दिख रहे हैं, रूप उनका समान है, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग है। जो चमगादड़ के पंख होते हैं ना, वो हमारे हाथ के जैसे होते हैं, यानी हमारे हाथ की जो आधारभूत संरचना है वही चमगादड़ के पंखों की आधारभूत संरचना है, लेकिन दिखने में कैसे दिखते हैं? उड़ने वाले पक्षी की तरह उड़ने के काम में आते हैं। तो कार्य अलग हो सकता है, दिख अलग सकते हैं, यानी कार्य और दिखना वो अलग चीज हो जाएगी। जो दिखने में समान होते हैं, जिनका कार्य समान होता है, वो समरूप कहलाते हैं, और जिनकी आधारभूत संरचना समान होती है वो समजात कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो समजात के बारे में ये सवाल आपका। आगे देखो, लैंगिक जनन, ये लैंगिक है आपके सामने। लैंगिक जनन में दो अभिलक्षण प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब लैंगिक जनन करवाया जाता है, जो मेंडल ने करवाया था, इसमें दो अभिलक्षण प्रतिरूपों में से दो अभिलक्षण प्रतिरूप ले लिए। अभिलक्षण प्रतिरूप की बात करी है इसने, मैंने बोला ना विपर्यासी लक्षण के प्रतिरूप, बोनापन या लंबापन, तो उन प्रतिरूपों के, दो प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है, यानी कि दोनों प्रतिरूप एक समान नहीं होंगे, ये कैपिटल टी या स्मॉल टी नहीं होंगे, ये एक समान नहीं होंगे, तो फिर कैसे होंगे? असमान होंगे। ये कह रहा है कि एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साथियों प्रभावी लक्षण। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। देखो लैंगिक जनन में दो अभिलक्षण प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है, यानी कि दोनों एक समान नहीं है। जैसे ये तो कैसा है आपका? ये लंबा है प्रतिरूप, और ये वाला कैसा है? ये बोना है प्रतिरूप। अब लंबा और बोना दोनों के दोनों क्या है? अब अलग अलग है, लेकिन इनके एक समान न होने की स्थिति में भी जो अभिलक्षण व्यक्त होता है, यानी कि इनका संकरण करवाने पर जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि जो F1PD के अंदर दिखता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके इसने पूछ लिया आपसे सवाल, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है। अब ये सवाल आपके सामने लाने का मतलब था कि आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है। मैंने तो ये बता दिया कि F1PD में जो लक्षण दिखेगा, जो अभिव्यक्त होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रभावी लक्षण कहलाएगा। इसने इस प्रकार से दे दिया दो अभिलक्षण, और ये आया हुआ सवाल है ना, ये पीछे के एग्जाम में आया हुआ सवाल है एज इट इज। दो अभिलक्षण प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में, यानी ये दोनों एक समान नहीं है, इसके बावजूद भी इनके संकरण करवाने पर जो अभिलक्षण व्यक्त हो रहा है, या अभिलक्षण यानी जो ट्रेड्स क्या हो रहा है? व्यक्त हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। अगला देखो, मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की थी? मेंडलवाद का मतलब क्या होता है? मेंडलिज्म क्या होता है? मेंडल के द्वारा इन मटर के पौधों के ऊपर जो है रिसर्च करना, रिसर्च करके इनके 3 नियम देना, 3 नियमों का प्रतिपादन करना, ये क्या कहलाया? ये मेंडलवाद कहलाया। अब मेंडल तो साहब जी एक्सपेरिमेंट करते करते क्या हो गए? शांत हो गए। और मेंडल के शांत होने के बाद में मेंडल के जो शिष्य थे या उनको जानने वाले थे, उन लोगों ने उनकी जो लिखी हुई रिसर्च थी, क्योंकि मेंडल किसी को बता तो पाए नहीं कि मेरी रिसर्च ये है, क्योंकि वो पब्लिक हुई नहीं थी। उसके बाद में उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने उनकी उस लिखी हुई किताब के ऊपर वापस से रिसर्च करी और पाया कि इस किताब में जो जो लिखा हुआ है सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो मेंडलवाद का पुनः खोज किसने करी? यानी मेंडल तो खोज करके चल बसे दुनिया को बताने से पहले ही, फिर उनके शिष्यों ने, कौन कौन से 3 शिष्य थे? एक लिगो डी व्रीज था, एक कार्ल कोरेंसन था, और एक आपके एरिक वॉन शेरमेक था। यानी कि ये सब के सब थे, ये तीनों के तीनों शामिल थे जिन्होंने मेंडलवाद की पुनः खोज करी, और फिर उसको जो है आपकी उस पुस्तक के अंदर छापा गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेंडल के शांत हो जाने के या दुनिया से चले जाने के लगभग 35 सालों के बाद में वापस से क्या होती है? मेंडल के नियमों की पुनः खोज होती है। 35 सालों तक मेंडल की खोज ऐसे ही पड़ी रहती है।
अगला देखो, जीन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, पूछ लिया आपसे किसके द्वारा दिया गया। अभी मैं पीछे बता चुका हूं आपको, फर्स्ट पेज पे बेटसन ने दिया था जीन शब्द, और ग्रेगर जॉन मेंडल ये आनुवांशिकी के जनक है। बाकी बेटसन ने क्या जीन शब्द दिया है, बेटसन नहीं, सॉरी बेटसन नहीं है, जीन शब्द आपके किसने दिया है, जोहनसन ने दिया है। ये देखो यहाँ पर ही बताया था मैंने आपको अभी जस्ट स्टार्टिंग के अंदर ही, जहां पर मैं आपको जीन पढ़ा रहा था, सबसे पहला जो अभिलक्षण पढ़ाया आपको जीन, ये रहा जीन आपके सामने, किसने दिया, जॉनसन ने दिया है। किसने दिया है, जॉनसन ने दिया है जीन शब्द। तो जीन शब्द दिया किसने, जॉनसन ने, लेकिन इस जीन जो कारक था उसका प्रयोग किसने करा है, तो प्रयोग आपके मेंडल ने करा था, बाकी शब्द आपके जॉनसन ने दिया। अगला देखो, जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने दे दिया, बाकी बेटसन ने आनुवांशिकी शब्द दिया था, और ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक है। उद्यान मटर पर मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों को किस शोध पत्र में प्रकाशित किया गया, तो एक शोध पत्र आया था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के नाम से। इस शोध पत्र के अंदर मेंडल ने जो उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे उनको प्रकाशित किया गया मेंडल के शांत हो जाने के 35 साल बाद के अंदर। अगला देखो, जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, आ गया ना जेनेटिक शब्द। जेनेटिक शब्द आपके किसने दिया, बेटसन ने दिया। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आनुवांशिकी, हिंदी में बोला जाता है इसको आनुवांशिकी। जेनेटिक्स का मतलब आपके आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, बेटसन ने दिया। जॉनसन ने कौन सा शब्द दिया, सर्वप्रथम जीन शब्द दिया। और स्पेंसर ने क्या दिया, एक शब्द आता साथियों वंशागति। वंशागति जो शब्द है जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ये हेरिडिटी का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, स्पेंसर ने किया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं, ये भी बात ध्यान रखनी है। वंशागति शब्द से क्या आशय, वंशागति का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अभिलक्षणों का स्थानांतरित होना, यानी कि अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ते रहना। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से एक के साथ किया जाता है, क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था F1 पीढ़ी का संकरण, यानी कि F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई आपको, जनक के बीच में आपने संकरण करवाया और इससे जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, और ये कह रहा है कि इस F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से, इन दोनों जनकों में से किसी भी एक के साथ आप संकरण करवाओगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पश्च संकरण। और परीक्षण संकरण क्या होता है, परीक्षण संकरण या टेस्ट संकरण क्या होता है, जो अप्रभावी लक्षण होता है उसका F1 पीढ़ी के साथ में संकरण करवाना। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो उसे क्या कहते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। देखो बस आपको लैंग्वेज समझनी है, बाकी ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन जो होते हैं वो खुद क्या होते हैं, वो खुद उस लक्षण को नियंत्रित करते हैं, वो जीन होते हैं। अब उन जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, युग्म विकल्पी क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कैपिटल टी का युग्म विकल्पी कौन है, स्मॉल टी, और स्मॉल टी का युग्म विकल्पी कौन है, कैपिटल टी। तो दोनों युग्म विकल्पी जब असमान हो, यानी कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो, इस प्रकार के होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था उसको बोलते हैं विषम युग्मजी। क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी। और सम युग्मजी क्या होता है, जब दोनों के दोनों समान हो, या तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो। और युग्म विकल्पी होते क्या, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, स्मॉल कैपिटल टी का युग्म विकल्पी स्मॉल टी और स्मॉल टी का युग्म विकल्पी कौन है, कैपिटल टी है। असम जीन ये तो कुछ होता ही नहीं है। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बता चुका हूं। एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करोगे तो एक संकर संकरण, दो लक्षणों का द्विसंकर संकरण, तीन लक्षणों का अध्ययन त्रिसंकर संकरण, और बहुत ज्यादा लक्षणों का संकरण बहुसंकर संकरण। तो ये कहलाएगा आपके एक संकर संकरण। द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है, देखो जैसे मैंने आपको F1 पीढ़ी समझाई ना, कि वो कौन सी थी, वो एक संकर संकरण की F1 पीढ़ी थी, यानी एक ही लक्षण पर आपने एक्सपेरिमेंट करा था। यहां पर बात कर रहा है द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी, यानी कि आपको दो संकरण लेने हैं, कैपिटल जैसे ये येलो हो गया, येलो येलो आर आर, ये दो हो गए कि आपने येलो का ले लिया और गोलाकार ले लिया। अब इसका आपसे लक्षण प्रारूप पूछा है। लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है, लक्षण प्रारूप का मतलब होता है फिनोटाइप, बता चुका हूं आपको। लक्षण प्रारूप का मतलब फिनोटाइप और जीन प्रारूप का मतलब जीनोटाइप। तो लक्षण प्रारूप का जो अनुपात है वो क्या था, लक्षण प्रारूप का अनुपात तो आपके क्या था, 9:3:1, और जीन प्रारूप का अनुपात क्या था, ये था 1:2:2, 4:1:2:2। ये टोटल 9 प्राप्त होते हैं आपको, कितने, 9 प्राप्त होते हैं। देखो आप, 4 ये और ये 9 प्राप्त होते हैं। तो फिनोटाइप तो क्या होता है, 9:3:3:1। उसमें फिनोटाइप क्या होता है, उसमें फिनोटाइप 3:1 प्राप्त होता है, और 1:2:1 क्या होता है, उसमें जीनोटाइप प्राप्त होता है। कौन सी, जो आपके एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी होती है उसके अंदर।
और द्विसंकर संकरण के F2PD में ये होता है, यानी कि चारों के चारों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कैसे होता है इसके लिए डायग्राम भी लाया हूं आप लोगों के सामने। जैसे देखो ये आपके वाई और आर कैपिटल येलो यानी कि पीला और गोलाकार बीज आपने लिया और एक हरा और झुर्रीदार बीज लिया। अब इनका आपस में संकरण करवाया, ये चार स्थितियां, इनका संकरण करवाया, चार का इधर लेके, तो टोटल आपको कितने जो है 16 ये प्राप्त होते हैं। इन 16 में से आपको फिनोटाइप तो कितने प्राप्त होते हैं, लक्षण प्रारूप तो 9:3:3:1, इनको जोड़ोगे 16 आएंगे, 9 3 3 और ये 9 3 12, 12 और 3 15 और 1 16, ये 16 प्रारूप हो गए। और जीनोटाइप क्या प्राप्त होते हैं, 1:2:4:1:2:1, इस प्रकार से ये इसका जीनोटाइप प्राप्त होता है। यानी कि फिनोटाइप हो गया ये वाला आपका 9 3 3 1 और जीनोटाइप हो गया ये वाला आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कितने टोटल लक्षण प्राप्त होते हैं, 16 होते हैं। उसमें कितने प्राप्त हुए थे, उसमें केवल 4 ही प्राप्त हुए थे, इसीलिए तो उसमें 3:1 तो आपके फिनोटाइप हो गया और 1 2 1, यानी इनको जोड़ोगे तो 4 ही आएंगे। तो एक संकर संकरण में तो कितने 4 ही प्राप्त हुए थे, द्विसंकर संकरण के अंदर कितने टोटल 16 प्राप्त हो रहे हैं। और उन 16 को आप इस तरीके से कर सकते हो। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, योग करके देख लेना, योग 16 आना चाहिए। और जो लक्षण प्रारूप होते हैं वो हमेशा कम होते हैं और जीन प्रारूप होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं। इससे आप इस सवाल को भी सोल्व कर पाओगे। आगे देखो, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं, यानी कोई सा भी जीन जो होता है आपका, उस जीन के युग्म विकल्पी कितने होते हैं। तो 2 ही तो युग्म विकल्पी हो सकते हैं। कोई भी जीन होता है या तो लंबा या फिर बोना होगा, या फिर आकार उसका या उसका कलर क्या होगा, येलो होगा, या फिर उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो युग्म विकल्पी यानी कि एक दूसरे के पूरक, युग्म के अंदर रहते हैं और विकल्प होते हैं एक दूसरे के, वो कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब देखो यहां से आपके लिए सवाल आनुवांशिकी से संबंधित थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल भी मैं लेके आया हूं। जो साथी केवल ये चाहते हैं कि नहीं सर हाँ हमारे तो बस 1-2 सवाल सही हो जाए, वो इतनी सी क्लास देख ली, उससे ही 1-2 सवाल, आपके 5 सवाल आएंगे उसमें से सही हो जाएंगे। 1-2 क्या मैं कह रहा हूँ, 3-4 सवाल सही हो जाएंगे। और अब आगे जो अपन पढ़ेंगे, जो चाहते हैं कि मेरे पूरे के पूरे सवाल आनुवांशिकी में से सही हो, वो आगे का चैप्टर भी देख लो। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिकाओं के अंदर। और एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, टोटल कितने 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। और इन 23 जोड़ी में से भी आप अगर देख पाओगे तो 22 जोड़ी तो जो है पुरुष और महिला में सेम होते हैं। और एक जो 23वीं जोड़ी होती है ना, ये 23वीं जोड़ी जो आपका मेल होता है उसके अंदर तो होती है XY, और जो आपकी फीमेल होती है उसके अंदर होती है XX। और ये जो 23वीं जोड़ी होती है, इसी जोड़ी को क्या बोला जाता है, इसी जोड़ी को आपके क्या बोला जाता है, जनन गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिंग गुणसूत्र बोला जाता है, क्योंकि यही 23वीं जोड़ी आपके लिंग का निर्धारण करती है। आगे देखो, गुणसूत्र शब्द किसने दिया, गुणसूत्र शब्द दिया था आपके वेल्डेयर ने। बेटसन ने कौन सा शब्द दिया, बेटसन ने आपके कौन सा शब्द दिया था, बेटसन ने आपके शब्द दिया था आनुवांशिकी। कौन सा शब्द दिया था, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। और मेंडल है आपके। और जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था, ध्यान रखना। और ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के पिता है। चार्ल्स रॉबर्ट ने क्या दिया था, चार्ल्स रॉबर्ट ने आपके वो विकास का सिद्धांत दिया था। मनुष्य में कितने जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। अब देखो क्या पूछा आपसे, ऑटोसोम्स। आपको ये तो पता है कि क्रोमोसोम कितने होते हैं। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र होते हैं टोटल 46। 46 मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, तो टोटल 46 तो होते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र। अब इन क्रोमोसोम के अंदर अभी मैंने आपको पीछे बताया 22 जोड़ी, 22 जोड़ी तो क्या होते हैं, 22 जोड़ी तो होते हैं ऑटोसोम्स। क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होंगे। यही पूछ रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, 22 जोड़ी। ऑटोसोम्स का मतलब हो गया एक समान होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, दोनों के अंदर जो है 22 जोड़ी तो समान होते हैं, 22 जोड़ी तो समान ही होंगे। 23वीं जोड़ी जो होती है वो पुरुष के अंदर XY होती है और महिला के अंदर XX होती है। 23वीं जोड़ी लिंग निर्धारण होती है, वो ऑटोसोम नहीं होती है। तो फिर ऑटोसोम कौन सी होती है, जो 22 जोड़ियां होती है, जो दोनों के अंदर समान होती है। एक अनिषेचक मानव अंडे में सामान्यतः होता है, यानी कि अनिषेचक जो मानव का अंडा होता है ना, उसमें क्या होता है, मानव, पहले तो मुझे बताओ अंडा किस में होता है, फीमेल में होता है। और मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। यानी कि मेल में तो क्या होता है आपका स्पर्म यानी कि शुक्राणु होता है, और महिला में क्या होता है, अंडा होता है। और उस अंडे के अंदर आपको पता है जो आपके 23वीं जोड़ी उसके अंदर क्या होता है, XX गुणसूत्र होता है। अब XX गुणसूत्र होता है, लेकिन जिस टाइम निषेचन होना होता है ना, ये पूछ रहा है अनिषेचिक मानव। निषेचन से पहले आपको पता हो मानव के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री निषेचन होता है। अर्धसूत्री निषेचन के लिए ये कोशिका पहले क्या करेगी, ये X और X के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब पुरुष जो है, पुरुष से X या फिर Y, दोनों में से कुछ भी आ सकता है।
क्योंकि पुरुष के अंदर एक्स भी होता है और वाई भी होता है, जबकि महिला के अंदर तो क्या होता है, केवल एक्स ही होता है। तो पुरुष का जब एक्स जो है वो महिला के एक्स से मिलेगा तब एक्स एक्स बनेगा और पुत्री होगी, और पुरुष का वाई महिला के एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई बनेगा और यहाँ पे पुत्र होगा। तो ये जो है अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री जनन की वजह से केवल एक एक्स जो है वही क्या होता है, एन निषेचन से पहले मानव अंडे में सामान्यतः होता है। तो इसका आंसर होगा आपके एक एक्स क्रोमोसोम। दो नहीं होंगे, गलती मत करना, दो नहीं होते हैं, यानी पूर्ण सूत्री जो है जनन नहीं होता, अर्धसूत्री जनन नहीं होता है। पहले ये कोशिका अर्धसूत्री इसका विभाजन हो जाता है, फिर ये एक एक्स ही क्या करता है, या तो पुरुष के एक्स के साथ मिलेगा या वाई के साथ मिलेगा, और इस प्रकार से एक्स एक्स अगर बन गया तो लड़की हो जाएगी, एक्स वाई अगर बन गया तो लड़का हो जाएगा। नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है, यानी कि मादा के लक्षण देने वाला गुणसूत्र तो एक्स होता है और नर के लक्षण देने वाला वाई होता है। अभी पीछे ही बताया मैंने आपको। एक सामान्य बालिका अपने एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करती है? सामान्य जो बालिका होती है ना, जैसे यहां पर देखो मैंने आपको बताया ये बालिका होगी, इस बालिका में दोनों ही गुणसूत्र एक्स एक्स है, एक तो इसने पिता से प्राप्त करा है और एक माता से प्राप्त करा है। इसका मतलब क्या, अपने माता व पिता दोनों से प्राप्त करती है क्या, एक्स गुणसूत्र। आप कई साथी क्या करेंगे, या तो माता से अथवा पिता से। तो बालिका के अंदर जो दोनों एक्स एक्स होते हैं उनमें से एक अक्ष उसके पास माता से आता है और एक पिता के से आता है। तो आपको क्या चूज करना है, माता व पिता दोनों से प्राप्त करती है, या नहीं लगाना है। अच्छा, या कब लगा सकते हो, या लगा सकते हो जब आपसे ये पूछे कि एक सामान्य बालक अपना एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करता है। तो बालक जो होता है ना, वो बालक एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करेगा, बालक के अंदर पिता से तो वाई गुणसूत्र होगा, तो एक्स किससे आएगा, एक्स उसके अंदर माता से आएगा। निम्नलिखित में से आनुवांशिकी इकाई है। आनुवांशिकी की इकाई क्या होती है, जीन होती है। जीन को क्या बोला जाता है, आनुवांशिकी की इकाई बोला जाता है, क्योंकि जीन ही वो कारक होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करता है। अगला देखो, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉडल की खोज की थी। आपके वॉटसन और क्रिक ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था साल 1953 के अंदर, इसकी मॉडल की खोज करी थी, और 1962 में इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था कब, 1962 के अंदर। ये ध्यान रखना, किसको, वॉटसन और क्रिक को। डीएनए का जो मॉडल है ना, जैसे डीएनए कैसा होता है, इस प्रकार का होता है डीएनए, आपको पता होगा डीएनए द्विकंडलित संरचना होती है ना। ये संरचना किसने बताई थी, ये आपके वॉटसन और क्रिक, इन दोनों ने बताई थी। तो डीएनए मॉडल की खोज साल 1953 में की गई थी। गुणसूत्रों की संरचना में सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र जो होता है साथियों, उसकी संरचना में क्या सम्मिलित होता है, तो एक जो गुणसूत्र होता है ना, आप इस इमेज से अच्छे तरीके से समझ पाओगे। देखो, इसके लिए मैं प्रॉपर इमेज आप लोगों के लिए लगा देता हूं। गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सम्मिलित होते हैं गुणसूत्र की संरचना में साथियों, तीन चीजें सम्मिलित होती है। तीन चीजें कौन कौन सी, चलो। गुणसूत्र जो होते हैं, उस गुणसूत्र के अंदर, जैसे ये मानव की कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के अंदर साथियों एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है। उस जालीनुमा संरचना को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुणसूत्र बोला जाता है। अब इन गुणसूत्रों के ऊपर, जैसे ये इस प्रकार की गुणसूत्र की बहुत ही लंबी श्रृंखला होती है ना, इस प्रकार की, जैसे इसकी मैं इमेज अगर आपको दिखाऊं, गुणसूत्र कैसे होते हैं, या इमेज देख करके आप अच्छे से समझ पाओगे। ये वाली इमेज देखो, जैसे ये मानव की कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये इस प्रकार की संरचना होती है गुणसूत्रों की, यानी कि बहुत ही कुंडलित होते हैं, कुंडलित कुंडलित कुंडलित। और इन गुणसूत्रों के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, आपके डीएनए पाए जाते हैं। ये इतना सा जो पोर्शन है डीएनए, और उस डीएनए के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, जीन लगे हुए होते हैं। जो जीन क्या करते हैं, जो ऐसे कारक होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। यानी कि आपसे अगर ये पूछे कि सभी डीएनए जीन होते हैं, सभी डीएनए जीन होते हैं क्या, या फिर सभी जीन डीएनए होते हैं, तो आप क्या बात बोलोगे कि सभी के सभी जीन जो है वो डीएनए हो सकते हैं, लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं हो सकते, क्योंकि डीएनए के अंदर इस प्रकार की ये वाली संरचना भी इंक्लूड होती है, ये वाली चीज भी। जबकि जीन जो होते हैं ना, इस संरचना के ऊपर डॉटेड डॉटेड इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। तो ये गुणसूत्र की संरचना आपके इस प्रकार की होती है। और इस गुणसूत्र में क्या क्या चीजें होती है, तीन चीजें होती है। तीन चीजें कौन कौन सी होती है, आ जाओ देखो बता देता हूं आपको यहाँ पर। ये देखो, जैसे ये गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र के अंदर एक तो होता है आपका कौन, डीएनए, एक होता है कौन, आरएनए, और एक होता है हिस्टोन। तीन चीजें होती है। ये तो होता है आपका डीएनए। डीएनए कैसी संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है।
द्विकुंडलित संरचना होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डीएनए है होते हैं, इसके अलावा दूसरे कौन होते हैं आपके, आरएनए होते हैं। आरएनए कैसी होती है आपकी, सिंगल स्टैंडर्ड होती है, ये डबल स्टैंडर्ड होती है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है आरएनए। डीएनए और आरएनए के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस होता है इनके अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं वो क्षार अलग अलग होते हैं। 3 क्षार तो दोनों में सेम होते हैं, एक क्षार अलग होता है। आप कहोगे सर आपने बताया कि गुणसूत्र में क्या चीजें होती है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होता है। हिस्टोन कहाँ होता है, डीएनए के अंदर जो ये 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को हिस्टोन बोला जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 चीजें पाई जाती है। डीएनए की संरचना तो इस प्रकार की हो गई आपकी, और इस डीएनए को पूरा कौन करते हैं, हिस्टोन करते हैं। यानी डीएनए के अंदर ये 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। अब ये 4 नाइट्रोजनी क्षार भी कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। डीएनए में एक तो गुआनिन होता है, कौन सा होता है, गुआनिन होता है, एक आपके साइटोसिन होता है, एक थाइमिन होता है और एक आपके एडेनिन होता है। तो ये 4 क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, नाइट्रोजनी क्षार। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन। जबकि आरएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। आरएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं, आरएनए में साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन, ये 3 तो समान होते हैं। यानी कि गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन तो समान होते हैं, लेकिन डीएनए में जो थाइमिन होता है उसकी जगह पर आरएनए के अंदर कौन सा होता है, यूरासिल होता है। इसके ऊपर भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जैसे देखो डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन, यानी कि ये जो हिस्टोन होते हैं ये हिस्टोन के ऊपर प्रोटीन आवेशित होता है। कौन सा आवेशित होता है, तो इनके ऊपर धनावेशित होता है। और ऋणावेशित किस पे होता है, ऋणावेशित होता है डीएनए के ऊपर। हिस्टोन पर कैसा आवेश होता है, प्लस का आवेश होता है। ये सवाल पूछ लिया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है। डीएनए से संबंधित कौन सा नहीं है, यूरेसिल नहीं है। अभी मैंने पीछे ही बताया आपको डीएनए के अंदर क्या क्या होता है। डीएनए के अंदर एक आपके एडेनिन होता है, एक गुआनिन होता है, एक साइटोसिन होता है और एक थाइमिन होता है। तो ये 4 होते हैं डीएनए के अंदर। ये देखो एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन ये होते हैं। यूरासिल जो होता है वो किस में होता है, आरएनए में होता है। तो यूरासिल इसके अंदर नहीं होगा डीएनए के अंदर। आगे इसने पूछ लिया कि आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर कौन आता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, आरएनए आपके प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। यानी कि आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुणसूत्र में एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, अब देखो गुणसूत्र जो होता है ना, इन गुणसूत्र में भी डीएनए के अंदर 4 मैंने आपको बताया ना, एक आपके एडेनिन होता है, एक आपके थाइमिन होता है और एक आपके गुआनिन होता है और एक साइटोसिन होता है। तो कौन किसके साथ जुड़ता है, इस इमेज को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर ये जी है, कौन है, जी है। ये जी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जी सी के साथ में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ए है और यहाँ पर टी है। यानी कि एडेनिन तो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो ये आपसे यही पूछ रहा है इस सवाल के अंदर कि आपके जो है गुणसूत्र में एडेनिन, एडेनिन यानी कि एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, ये थाइमिन के साथ जुड़ेगा। तो एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ जुड़ेगा। ये राइट आंसर हो जाए। इसको आप ऐसे ध्यान रख लो, एटीजीसी, एटीजीसी यानी कि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है और एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। अगला देखो डीएनए का संश्लेषण। डीएनए का संश्लेषण जो है ये कौन करता है, ये आपके आरएनए करता है। लेकिन डीएनए संश्लेषण की खोज किसने करी थी, ये आपसे पूछा है। कॉर्नबर्ग ने करी थी, सही बात है क्या, तो कॉर्नबर्ग ने ही करी थी डीएनए संश्लेषण की खोज। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। डीएनए की संरचना के द्विकुंडलित मॉडल हेतु एक्सरे विवर्तन किसने किया था, आपके मॉरिस विल्किंसन और फ्रैंकलिन, इन दोनों ने किया था। और आपके जो डीएनए का मॉडल है ये मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक दोनों ने मिलकर के दिया था। ये आपसे यही पूछ रहा है कि इसमें से असंगत का चयन करना, तो असंगत कौन सा होगा, आपके ऑप्शन नंबर 4 ये असंगत हो जाएगा। क्योंकि आपके जो है डीएनए मॉडल की खोज वाटसन और क्रिक दोनों ने करी थी। पीछे सवाल भी आया था आपका इसका। और ये आपके वापस डीएनए की संरचना है जिसके अंदर ये आपका एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये आपके साइटोसिन है और ये गुआनिन है। अब देखो ये वाला कलर है ना, ये कलर किससे जुड़ रहा है, ये बैंगनी कलर से जुड़ रहा है। यानी साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ में जुड़ता है। और ये वाला कलर ग्रीन कलर के साथ जुड़ रहा है, यानी एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। ये वाली जुड़ने वाली चीज है। तो चलो यहाँ पर अपनी जो है आपकी आनुवांशिकी से संबंधित क्लास होती है कंप्लीट। इसके बारे में मैंने लास्ट के जो सवाल थे उनके केवल आंसर्स बताएं, क्योंकि इनके केवल आंसर्स ही आपको ध्यान रखना है। इसको समझने अपन बैठते तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। तो इनको देख के जाना है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो प्रश्न लेके आया हूँ, एक एक सवाल आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ ही देगा और वहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आने की संभावना भी है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी कौन सी होगी, जो आपके मानव के अंग है उससे संबंधित होगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।